हाँ, when you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. जब आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ा है आपसे दूर, आप उसे बुलाते हो, कॉल करते हो, आवाज लगाते हो, तो वो he is able to hear your voice, उसे सुनाई देती है आपकी आवाज. How does the sound propagate or travel to her? Travel, देखो propagate और travel. Propagate का मतलब वही है चलना, ट्रेवल करना. साउंड कैसे ट्रेवल करती है? हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रेवल टू हर? तो जो साउंड है वो कैसे प्रोपगेट करती है? वो एयर के थ्रू प्रोपगेट कर रही है, एयर के थ्रू ट्रेवल कर रही है वो साउंड, तभी तो उसके पास पहुंच पा रही है. अभी जैसे अपन मून पे जाते हैं या अपन स्पेस में जाएंगे ना, जहाँ पे एयर नहीं होती, जैसे जहाँ पे एयर नहीं होगी ना, बुला नहीं सकते. हाँ, जहाँ एयर नहीं होती वहां अपन बोलेंगे तो बस अपने लिप्स हिलते हुए दिखेंगे, कुछ आवाज नहीं सुनाई देगी, चाहे वो अपने पास में खड़ा हो एकदम, तब भी उसको कुछ अपन भी को सुनाई नहीं देगा. क्या कह रहे हो? अपन को अपन को ही नहीं सुनाई देगी. यस, अपन को खुद को ही नहीं सुनाई देगी वो आवाज, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, एयर ही नहीं है. बिना एयर के वो ट्रेवल नहीं कर सकती. जहाँ पे एयर नहीं है, जैसे स्पेस है, वहां एयर नहीं है. वैक्यूम, वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं होती, वैक्यूम उसको बोला जाता है. वैक्यूम मतलब नो एयर, बिल्कुल एयर नहीं है उसके अंदर. तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती है, क्योंकि उसके कोई मीडियम ही नहीं है. एयर तो होना चाहिए ना, या तो एयर या तो वाटर या फिर सॉलिड, उसके थ्रू ही वो ट्रेवल कर सकती है. तो इसने पूछा हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रेवल टू हर? साउंड उसके पास कैसे ट्रेवल करके गई. एक्टिविटी 13.7. टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर. एक ग्लास का टम्बलर ले लो, मतलब एक ग्लास ले लो ऐसा. मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, मतलब इसको ड्राई करो. मेक श्योर मतलब पक्का करो, मेक श्योर करना मतलब पक्का करना. मेक श्योर पक्का कर लो कि वो ड्राई है, मतलब वो ड्राई है ना, ये वो श्योर कर लो उसको कि ये ड्राई है. प्लेस अ सेल फोन इन इट, इसके अंदर एक फोन रख दो. रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ड इन वाटर. सेल फोन को वाटर में नहीं रखना है, खराब भी हो सकता है. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. अब तुम्हारे फ्रेंड से बोलो कि इस पर रिंग करे दूसरे फोन से. लिसन टू द रिंग केयरफुली. अब जो रिंग बजेगी ना, उसको केयरफुली लिसन करो, सुनो. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड. अब जो इसकी रिम है, रिम होती है ये ऊपर वाली, ये जो होती है ना ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं रिम. एक मिनट, यहां से भी लिख लो, RI. An edge at the top or outside of something that is round. किसी गोलाकार वस्तु का किनारा, उसके शीर्ष पर या बाहर की ओर. द रिम ऑफ अ कप. रिम मतलब ऊपर वाले उसी को बोलते हैं, जो मैंने बताया ना, उसी को बोला जाता है रिम. इमेज में देखना तो यहाँ पे देख, इसमें तो प्रोपोगेट का है. इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इसको लिख लो, लिखो तो. रिम, ये देखो. द अपर और आउटर एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टिपिकली समथिंग सर्कुलर और अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर. रिम भी बोलते हैं, एज भी बोलते हैं. द आउटर एज ऑफ अ व्हील, मतलब जो ऊपर का पार्ट है वो, उसको हम बोलते हैं रिम. इसको हम बोलते हैं रिम. तो क्या बोले इसने? नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर साइकिल विद. पे आती है उसको भी रिम ही बोलते हैं. साइकिल के टायर को? नहीं, हाँ, साइकिल के टायर के ऊपर आती है ना रिम. हाँ, रिम, रिम, उसको रिम भी बोलते हैं, राइट. कौन से वाली? वो जो लोहे वाली आती है वही ना, लोहे का सर्कुलर वो, मतलब लोहे का, स्टील का जो बना होता है. हाँ, ब्रेक के लिए आती है वो. हाँ, 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 ब्रेक्स रिम पे ही लगी रहती है, राइट. लिखा होगा ना, साइकिल के लिए भी लिखा नहीं क्या इसमें? द आउटर एज ऑफ अ व्हील ऑन विच द टायर यहाँ इज पे फिटेड. देखा है. हाँ, ये लिखा हुआ. यहाँ पे व्हील. हाँ, द आउटर एज ऑफ अ व्हील ऑन विच द टायर इज फिटेड, उसको रिम ही बोलते हैं अपन. जिसके ऊपर टायर फिट होता है ना, वो स्टील की होती है, गोल गोल, जिसपे स्पोक्स भी लगी रहती है, जॉइंट होती है. ठीक है. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड. अब अपने हाथ से इसको, जो ये रिम है ना टम्बलर की, इसको जैसे इस बच्चे ने कर रखा है, इस तरह से सराउंड कर लो, तो पूरे को ढक लो. पुट योर माउथ ऑन ट्रेवल.
पुट योर माउथ ऑन ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, और इसकी तरह जैसे इसने माउथ लगा रखा है ना, यहाँ पे मुंह लगा लो, मतलब पूरा कवर कर लो इसको। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, अब फ्रेंड को बोलो वापस से रिंग करे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, अब एयर को सक कर लो, सक करना मतलब पूरी को ऐसे लेना, सोख लेना, क्या कर लेना, खींच लेना हवा को। हाँ पूरी हवा को खींच लेना, पूरी इसको खींच लो हवा को, मतलब उसके अंदर एयर नहीं है, तो देखते हैं सुनाई देगी क्या, क्या का मीनिंग भी। टू पुल अ लिक्विड इनटू योर माउथ, तरफ की चुस्की लेना, मुंह में अंदर की ओर खींचना। टू सक मिल्क अप थ्रू अ स्ट्रॉ, और टू हैव समथिंग इन योर माउथ एंड कीप टचिंग इट विद योर टंग। टू पुल समथिंग, ये अपना फर्स्ट वाला ये। टू पुल अ लिक्विड और गैस, तो इसको सक कर लिया, सक का मतलब होता है, मतलब अपन ने, हाँ गए, ठीक है, फिर हमने एयर को कर लिया। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, डज द साउंड बिकेम फेंटर एज यू सक एयर, फेंटर का मतलब होता है कोई भी चीज धीमी पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, उसको हम फेंटर बोलते हैं। फेंट मतलब एक तो लाउडर आवाज है, और एक फेंटर मतलब एकदम धीमी होती जा रही है वो आवाज, फेंट होती जा रही है। फेंटर, फेंट मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग और क्लियर, ये देखो, देखने सुनने आदि में अस्पष्ट, यूज्ड अबाउट थिंग्स दैट यू कैन सी हियर फील एटसेट्रा, नॉट स्ट्रॉन्ग और क्लियर, बहुत ही दुर्बल, देखो वेरी वीक, फेंट हो जाना मतलब, ऑलमोस्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपनी जो अपन कॉन्शियस रहता है ना, फिर अगर अपन बेहोश हो गए तो अनकॉन्शियस बोलते हैं उसको, होश में रहना, मतलब कॉन्शियसनेस मतलब होश में रहना। यूज्ड अबाउट पीपल ऑलमोस्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस, वेरी वीक, लगभग मूर्छित हो जाना, फेंट हो जाना, ऐसे नहीं बोलते, बहुत दुर्बल। आई फील फेंट, आई वुड बेटर सिट डाउन, ठीक है ना, मतलब वीक, कम हो जाना, अस्पष्ट हो जाना, इस तरह से। तो जो वॉइस होगी वो, मतलब जो रिंग तो रिंग होगी, उस ग्लास को तो टच कर रहा होगा ना वो फोन, तो उस सॉलिड की है ना, सॉलिड की है ना मीडियम से है ना वो पास हो सकती है। हाँ हो तो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मीडियम है ना, ग्लास, ग्लास के अंदर से साउंड, जैसे मेटल होता है ना, मेटल में बहुत ज्यादा ट्रेवल होती है, साउंड लाउडर होती है मेटल के अंदर। जैसे लोहे पे कोई दूर से भी मारता है ना, लोहे का काम कर रहा है और दूर से भी मार रहा है लोहे पे, या काट रहा है लोहे को, तो अपन को कितनी दूर तक आवाज आ जाती है उसकी एक तरह से। लेकिन ये ग्लास है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, सॉलिड मटेरियल किस, मेटल है या फिर ग्लास है या रबड़ है, सॉलिड भी अलग अलग मटेरियल के होते हैं ना सॉलिड, तो उस पे भी डिपेंड। Does the sound became fainter as you suck air, जब आप सक एयर को सक कर लोगे तो पूरी खत्म नहीं हुई है, इसने थोड़ी बोला कि साउंड आ ही नहीं रही, बिल्कुल ही आ रही है लेकिन धीमी, फेंटर मतलब बहुत ही धीरे धीरे साउंड आ रही है, फेंट हो गई है, वीक हो गई है साउंड। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, अब मतलब माउथ से हटा दो टम्बलर को, हाथ वाथ सब हटा दो, तो वापस क्या ये लाउड हो गया, आवाज वापस लाउड हो जाएगी, लगा लोगे तो कम हो जाएगी। Can you think of an explanation? Is it possible that the decreased amount of air in the tumbler had something to do with the decreased loudness of the ring? तो ये कह रहे हैं कि decreased amount of air, air की amount को अपन ने decrease करता है ना, तो loudness भी क्या होती जा रही है, इस रिंग की जो loudness है वो भी decrease होती जा रही है। इन दोनों में क्या कोई relation है? Indeed, यहाँ relation है। Indeed, if you had been able to suck all the air in the, इंडीड का मतलब इंडियन, होता है सर्टेनली, मतलब हाँ, जरूर, इंडीड का मतलब ये होता है, इंडीड, निश्चित रूप। हाँ निश्चित रूप से, यस, सचमुच, निश्चित रूप से, इंडीड मतलब सचमुच, हाँ मतलब ये कहना चाह रहा है, हाँ मतलब इन दोनों का लेना देना है, अगर हम एयर को सक कर लेते हैं तो आवाज डिक्रीज हो रही है, इंडीड मीन्स रियली या सर्टेन, ठीक है। इंडीड मतलब यस, रियली, सचमुच। इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आप, ये इंडीड तो ऊपर वाले के लिए आंसर बोला है, सचमुच, हाँ इन दोनों का कुछ लेना देना है। अब फिर आगे है कि इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर,
इन द टम्बलर। अगर टम्बलर में से आप सारी एयर को सक कर लेते हो, होने में एबल हो, तो यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तो बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देगी। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। When air has been removed completely from a vessel, sound को क्या है, एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो क्या बोला इसने, when air has been removed completely, मीडियम ऐसे चाहिए होता है जैसे अभिमन्यु तुम कह रहे हो ना सॉलिड है ग्लास, ग्लास तो सॉलिड है, लेकिन जब अपन जैसे वो है क्या बोलते हैं उसको, लोहा है, ठीक है, तो लोहे को अपन हिट करते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं, उसको हिट करते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर हम हिट नहीं कर रहे हैं सॉलिड को। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल, किसी भी वेसल में से, वेसल मतलब कुछ भी बर्तन, उसमें से हमने एयर को कंप्लीटली रिमूव कर लिया, तो इट इज सैड दैट देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल, तो उस वेसल में, उस बर्तन में वैक्यूम हो गया। वैक्यूम मतलब नो एयर, बिल्कुल भी एयर नहीं होती जहां पे, उसको वैक्यूम कहते हैं। तो द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, और साउंड वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती। इसको टिक कर लेना, हम इम्पोर्टेंट। उसके अंदर से हवा निकालेंगे तो वो होता है ना जहाँ से फोन में से वो साउंड निकलता है, तो उसको तो अपन है ना ग्लास को टच होने नहीं देंगे, तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि अंदर एयर ही नहीं है, तो उस ग्लास को भी टच नहीं कर पाएगी वो। हाँ हाँ, नहीं कर पाएगी ना ग्लास को भी टच, क्योंकि एयर ही नहीं है, तो वो साउंड बाहर निकलेगी कैसे, प्रोड्यूस ही नहीं होगी ना साउंड। लेकिन है ना वो उसके अंदर लिखा था ना कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें वो उनका वायर ही नहीं करता, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही है ना साउंड प्रोड्यूस करता है, हाँ, तो लेकिन जब थोड़ा अपन बहुत। उसको स्ट्राइक करते हैं, जब अपन उसको प्लग करते हैं, तब अपन इंस्ट्रूमेंट को प्लग करेंगे, कुछ करेंगे तभी करेगा ना, बिना उसके थोड़ी। पास में कोई फोन रख दिया तो उससे थोड़ी वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी बजने लग जाएगा उससे। यस मैम, तो फोन से भी तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट होगा, थोड़ा इसीलिए बहुत, थोड़ी बहुत हाँ, एयर। थोड़ा बहुत वाइब्रेट होगा, वो भी एयर होगी तब। जैसे सपोज एयर है ही नहीं, एयर नहीं है, और अपन ने इंस्ट्रूमेंट के पास में फोन को रख दिया चिपका के, एयर नहीं है, तो एयर नहीं है तो कोई आवाज आएगी ही नहीं, क्योंकि एयर की यस। वजह से ही वो एक में से निकल के वो दूसरे में आवाज उसको मतलब वाइब्रेट करवाएगी, दूसरे इंस्ट्रूमेंट को भी वाइब्रेट भी कर लेगा, वो करेगा तो, लेकिन आवाज नहीं निकालेगा, क्योंकि एयर तो होनी चाहिए। एयर क्या है, वो जरूरी है। टेक अ बकेट और बाथ टब, अब एक बकेट, बकेट ले लो, बाल्टी ले लो, या फिर बाथ टब ले लो। फिल इट विद, बाथ टब तो बाथरूम में जिसमें नहाते हैं वो, फिल इट विद क्लीन वाटर, इसको क्लीन वाटर से फिल कर लो। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक हाथ में बेल ले लो। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, अब इस बेल को शेक करो, हिलाओ इसको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब, बकेट की बॉडी को टच नहीं करनी चाहिए, ये जो बॉडी है बकेट की, बाल्टी की, उसको ना टच करे, नहीं तो फिर वो सॉलिड की वजह से आवाज आ जाएगी एक तरह से। ना ही टब को टच करे, पानी के अंदर देखना है अपन को कि साउंड ट्रेवल करती है नहीं करती। साउंड ट्रेवलिंग थ्रू वाटर, तो हमें क्या सुनाई देता है, प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, अब जैसे इस बच्चे ने अपने ईयर को जेंटली यहाँ पे रख रखा है ना, इसके ऊपर, वाटर सरफेस के यस। ऊपर, मतलब ऐसे आराम से रख लो उसको। बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, केयरफुल रहो, पानी आपके ईयर में ना चला जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपको बेल की आवाज सुनाई दे रही है। डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, तो क्या ये दर्शाता है, इंडिकेट करना मतलब दर्शाता, दर्शाना, तो क्या ये यह दर्शाता है कि जो साउंड है वो लिक्विड्स के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, करती है। ओ, पहेली कह रही है, ओ दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर, तो वाटर के अंदर साउंड ट्रेवल कर रही है, इट मीन्स जो डॉल्फिन है और जो वेल्स हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट कर लेती हैं वाटर के अंदर, इसी तरीके से यस। वाटर में क्या है, साउंड ट्रेवल करती है, इसलिए। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो, अब अपन ने पढ़ लिया कि जो साउंड है वो एयर में से ट्रेवल करती है, एयर के थ्रू, ये वाटर के थ्रू भी ट्रेवल करती है। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल करती है या नहीं करती, करती है, तीनों के थ्रू करती है, तो वो भी अब हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 13.9,
टेक अ मीटर स्केल, एक ऐसा ये स्केल ले लो इतना बड़ा सारा, जो कपड़े वाले के पास कपड़े की शॉप पे जाते हैं, उसके पास होता था पहले, अब तो टेप्स और ये सब रखने लग गए, तो अभी भी होता है काफियों के पास। तो इतना बड़ा स्केल ले लो, एक मीटर स्केल, फॉर अ लॉन्ग मेटल और अ लॉन्ग मेटल रोड। और अगर मीटर स्केल नहीं है तो एक लॉन्ग मेटल, किसी भी मेटल की, आयरन की, किसी की भी, क्योंकि जो स्केल है वो भी एक तरह से मेटल का ही है, धातु का ही है। तो कोई भी मेटल रॉड ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कुछ कोई भी रॉड ले लो, एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर, और इसका जो एक एंड है वो अपने कान पे लगा लो। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल। अब स्केल के यहाँ पे स्क्रैच करने के लिए बोलो दूसरे फ्रेंड से, या तो स्क्रैच करे या फिर टैप करने का मतलब होता है ऐसे हल्का सा हाथ लगा देना, टैप करना मतलब ऐसे हल्का सा हाथ से मारना, टैप करना, क्लिक करना, किसी को जैसे क्लिक करते ना लिंक, तो अपन कह सकते हैं कि टैप, टैप ऑन द लिंक। टैप करो मतलब जस्ट उस पर क्लिक करना है, टैप करना मतलब हल्के से टैप, टैपिंग। तो स्क्रैच करे या तो हाथ से मतलब उसको खरोचे, या फिर उस पे उंगली से ऐसे मार दे, उंगली से या हाथ से जैसे भी टैप कर दे उसको। साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल, लिख भी लो यहाँ से। Tap means to touch or hit somebody something quickly and lightly, जल्दी से और lightly मतलब हल्के से मारना है। टैप, टैप करना मतलब जैसे जोर से नहीं मारते, टैप मतलब हल्के से टैप करो। किसी को थपकी देना या हल्के, डोर टैप करते हैं, क्या नॉक चीज? करते हैं, डोर को नॉक करते हैं ना। डोर को नॉक करते हैं। She tapped me on the shoulder to tap the skills of young people. ये क्या है? Turn the cohort of cold, ये तो टैप मला हुआ। तो ये है, सो किसी को थपकी देना है, हल्के से मारना। टैप टू टच और हिट समबडी समथिंग क्विकली और लाइटली, ये फर्स्ट वाला लिखो। किसी को टच करना या किसी को हिट करना क्विकली, जल्दी से और लाइटली एकदम। साउंड ट्रेवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल, तो साउंड दूसरे बच्चे को सुनाई दे जाएगी आवाज, इसका मतलब साउंड इसमें से ट्रेवल कर रही है इसके अंदर से। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग? आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है ये आवाज? और तुम्हारे दोस्त से भी पूछो जो पास पास में खड़े हैं, उनसे पूछो क्या तुम लोगों को कोई स्क्रैचिंग की आवाज आ रही है तुम लोगों को? आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। इसको जैसे ज्यादा लाउडली सुनाई देगी इस बच्चे को जो खड़ा है, औरों को भी सुनाई देगी, बट टेबल पे ये तो करके भी देखा होगा, जैसे जब अपन हेड डाउन कर लेते हैं क्लासरूम के अंदर, कभी थक जाते हैं, तो बच्चे अपने आसपास में बच्चे कुछ लिखते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं पेन पेंसिल से, तो अपने आवाज आती रहती है, मतलब इसके थ्रू, टेबल के टेबल थ्रू को बजा कर जाते हैं। आते रहते हैं, तो आवाज आती है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटलिक टेबल, वुडन की लकड़ी की टेबल या किसी मेटल की टेबल, लोहे की टेबल या स्टील की टेबल, मेटलिक टेबल, एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल, और फ्रेंड्स को बोलो कि अदर एंड को स्क्रैच करे। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल, हमने देखा कि साउंड वुड में से भी ट्रेवल कर रही है और मेटल में से भी ट्रेवल कर सकती है। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, साउंड हर सॉलिड में से मतलब ट्रेवल कर सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें से भी साउंड ट्रेवल कर सकती है। स्ट्रिंग जैसे धागे की स्ट्रिंग ले लो, धागे की मतलब स्ट्रिंग मतलब यस मैम। डोर अभी ऐसे। अगर थोड़ी सी बैंड हो जाती है ना तो वॉइस नहीं आती, एकदम स्ट्रेट हाँ, होनी चाहिए। राइट होनी चाहिए, राइट। ये वो बनाते भी थे ना अपन, वो ग्लास पे तो पेपर बना ग्लास ले लेते थे, और हम भी बनाते थे पहले। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? क्या आपने टॉय टेलीफोन बनाया कभी? एग्जाम्पल 13.14, कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स? क्या आप कह सकते हो कि साउंड स्ट्रिंग में से भी ट्रेवल करती है? हाँ, तो स्ट्रिंग में से भी ट्रेवल करती है। अ टॉय टेलीफोन, चलो इसका भी लिख लो। स्ट्रिंग का मतलब जैसे कोई भी लंबा धागा, मेटल की भी हो सकती है स्ट्रिंग, आप कोई वायर भी ले सकते हो। डोरी, डोरी उसकी, डोरी किसकी होगी?
ये तो नॉर्मल कपड़े की। अ पीस ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक वेरी थिन रोप दैट यू यूज फॉर टाइंग थिंग्स। डोरी, फीता, सूतली वस्तुओं को बांधने के लिए प्रयुक्त। और स्ट्रिंग के अंदर मेटल वाली भी जैसे वायर हो जाते हैं ना, वायर, थिन वायर्स। ठीक है, ये तो कपड़े की हो गई, डोरी, फीते, ये सब तो। वन ऑफ द पीसेस ऑफ थिन वायर दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी स्ट्रिंग ही बोला जाएगा। ये सब स्ट्रिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव लर्न्ड सो फार दैट, यहाँ पे तो अपन वो धागा ले लेते थे, नॉर्मल जो धागा होता है, वो ले लेते थे, ऊनी ले लो या कोई सा भी एक धागा ले लो। वी हैव लर्न्ड सो फार, ऊनी तो नहीं लेते थे, वैसे वाला धागा लेते थे। We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all direction in a medium. तो क्या बोला है हमने, क्या पढ़ा है? We have learned so far that जो vibrating objects होते हैं वो sound produce करते हैं and it is carried in all direction in a medium. और जो sound है वो सारी direction में जाती है वो sound। जैसे sound produce हो रही है तो air यहाँ पे medium है ना, तो यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, हर direction में, मतलब वो sound कम जाएगी पीछे की तरफ क्योंकि आगे से होके बोल रहे हैं तो यहाँ ज्यादा जाएगी, इस तरीके से। ऐसे हर डायरेक्शन, मतलब वो साउंड क्या है, कैरीड की जाती है। ये नहीं कि सिर्फ सामने खड़ा है तो ही सुनाई देगा, बगल में खड़ा है तो भी सुनाई देगा उसको भी। तो वो जो साउंड है वो हर डायरेक्शन में कैरीड की जाती है, ले जाई जाती है, मतलब ट्रेवल करती है। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। हाउ डू वी हियर इट? तो हमें सुनाई कैसे देता है? ठीक है, वो तो आ गई आवाज, ये तो समझ आ गया, लेकिन हमें सुनाई देता कैसे है? तो वो हम यहाँ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम साउंड कैसे सुनते हैं? अपने ईयर्स के थ्रू, अपने कानों के थ्रू सुनते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। जो अपना बाहर का जो ईयर होता है ना, बाहर का जो अपन को दिख रहा है बाहर से, जैसे आप किसी अपना खुद का तो दिखता नहीं है, अपन बाहर किसी और का देखेंगे, जैसे जैसे तुम सौरभ का अगर ईयर देखते हो, कान देखते हो, तो तुम्हें बाहर से कैसा फनल की शेप, फनल मतलब फनल जिसमें अपन तेल छानते हैं ना, जिससे अपन, फनल, तो ऊपर फनल से उसका थोड़ा मुंह मोटा होता है, नीचे से पतला। निकला होता है, राइट। तो अपन बॉटल के अंदर इजीली, मतलब पीपे में से, कोई बड़े पीपे में से बॉटल में अगर तेल डालना है अपन को सपोज, तो पीपे में से तो डालने में मुश्किल होता है, तो फनल लगा देते हैं और फिर फटाफट फटाफट बॉटल को भर लेते हैं। तो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, अपने ईयर का जो आउटर पार्ट है, जो बाहरी हिस्सा है अपने कान का, जो हमें दिखाई देता है, वो एक फनल की शेप के जैसा होता है। व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब साउंड इसके अंदर एंटर होती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जब साउंड इसके अंदर एंटर होती है, जाती है, तो इट ट्रेवल थ्रू अ कैनाल। तो एक कैनाल के थ्रू ट्रेवल, कैनाल मतलब एक तरह से नली ही हो गई, उसके थ्रू ट्रेवल करती है, और एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। यहाँ भी देख लो दोनों जगह से। कैनाल मतलब ये वाला है, ये भी पढ़ लेते हैं। A deep cut that is made through land so that boats or ship can travel along it, or so that water can flow to an area where it is needed. सिंचाई या यातायात के लिए बनाई गई एक नहर। हाँ, एक तो नहर होती है जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, अपन ऐसे ये सब, नामा कैनाल, ये नहरें होती हैं। ये तो क्या होती हैं, जैसे कोई समुद्र है या कोई रिवर है, तो रिवर से, और कैनाल मतलब एक नहर, वहां से खोद दी ताकि किसानों को और इनको सब पानी मिल जाए। अ डीप कट दैट इज मेड थ्रू लैंड, लैंड के अंदर मतलब ऐसे खुदाई कर देते हैं, सो दैट बोट्स और शिप कैन ट्रेवल अलोंग इट, और सो दैट वाटर, पानी के लिए ये वाला, सो दैट वाटर कैन फ्लो टू एन एरिया वेयर इट इज नीडेड। तो मतलब जहाँ पे नदी है, हम कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको है ना ऐसे वो नाली बना के उसको पानी को ट्रेवल करते हैं, उसे भी कैनल बोल सकते हाँ हैं। वो भी कैनाल हो जाएगी। जैसे कोई भी ये रिवर है, कुछ भी है, सपोज ये नदी है, इसमें बहुत सारा पानी है, ठीक है, और यहाँ पे दूर कोई मतलब इलाका है जहाँ पे पानी की बहुत कमी, थोड़ा दूर है, मतलब दूर समझ लो और भी, ठीक है, तो यहाँ से कैनाल बना देते हैं ताकि उस जगह पे, वहां पे पानी है नहीं, या फिर लोगों को इतना दूर से ट्रेवल करके, यहाँ से सपोज कोई ट्रेवल करके इतनी दूर यहाँ आ रही है, तो कैनाल बना दो घर के पास ही अपने,
अलाउ कर दे तो मतलब वो बीच में लोग थोड़ा वो कर देते ना, अगर कोई भी परेशानी ना हो किसी को तो सबको बोल दो अपन कैनाल बना लेते हैं और सबको पानी मिल जाएगा, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी फ्लो हो के और यहाँ तक आ जाएगा अपने पास में। यहाँ पे दूसरा बना लो फिर बड़ा सारा पॉन्ड सा। तो ये होती है कैनाल, मतलब रिवर से कहीं से भी बना सकते हैं आप, सी से भी, रिवर से भी, रिवर कोई भी वाटर रिसोर्स है ना, पॉन्ड है कुछ भी, तो वहां से आप ऐसी मतलब ये बना लो कट करके, मिट्टी को खोद खोद के, और जहाँ पे नीड है उसकी वहां पे पहुंचा देना उसको। One of the tube in the body through which food, air, etc. passes. शरीर को आहार, ऑक्सीजन आदि की आपूर्ति करने वाली नलियां। कैनाल मतलब जो नलियां होती है उनको बोलते हैं। नलियों में से एक नली, शरीर में आहार श्वास की नली, कैनाल होती है नलियां। तो when sound enters it, it travels down a canal, तो एक नली में से, एक कैनाल में से ट्रेवल करती है साउंड, एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन, अपने कान के अंदर होती है वो कैनाल, अंदर अपनी जो नली होती है उसमें से ट्रेवल करेगी, और लास्ट में एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है अपने कान के अंदर। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मतलब खिंची हुई है एकदम, जैसे कि ड्रम के ऊपर की नहीं होती एकदम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ऐसे ही अपने ईयर के अंदर भी होती है स्ट्रेच्ड, खिंची हुई एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। जैसे ड्रम के जैसा ही हो गया ना, वो भी खिंची हुई है, तो ड्रम की भी खिंची हुई होती है अपनी, इसलिए उसको ईयर ड्रम बोल दिया। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। जब इस पे साउंड टकराती है, इसको स्ट्राइक करती है ईयर ड्रम पे, हिट करती है या स्ट्राइक करती है, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होगा तो फिर वाइब्रेशन से अपन को साउंड सुनाई देगी, बस आवाज, साउंड प्रोड्यूस होगी, वो सुन लिया अपन ने। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो जो ईयर ड्रम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, ईयर ड्रम क्या करता है ये समझने के लिए, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। तो हम ईयर ड्रम का मॉडल बनाएंगे, टिन का कैन लेके ईयर ड्रम का हम मॉडल बनाएंगे। ये कैन ले लिया यहाँ पे, ये टिन का तो नहीं लग रहा है, तो प्लास्टिक का है। यस मैम। प्लास्टिक का इसने टिन बोला है, पर चलो ठीक है। टेक हाँ प्लास्टिक भी लिखा है ना यहाँ पे। टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, प्लास्टिक का तो ऐसा होता है, और जो टिन वाला होता है वो पूरा मतलब एक तरह से स्टील या लोहा क्या लगा रहता है, जो कोको कोला की नहीं आती पीने की, वो टिन वाले हो जाते हैं। ये प्लास्टिक कैन, प्लास्टिक लग रहा है मुझे। कट इट्स एंड, अब इसके एंड्स को क्या करना है, कट कर देना है, मतलब ऊपर से और नीचे से, इसके जो एंड्स हैं, मतलब यहाँ ऊपर से काट दो, नीचे से काट दो उसको। स्ट्रेच अ दोनों पीस, होलो होना चाहिए। हाँ नीचे से हॉलो ही लग रहा है शायद, रुको इस क्या बोला है, बोथ हैंड बोला है क्या, एक मिनट। कट इट्स एंड्स, हाँ हाँ दोनों एंड्स, दोनों एंड्स के ऊपर लिए। से तो काटा ही नहीं है, हाँ ऊपर से तो इसने काटा ही नहीं है। ऊपर से इसने लगाई है, फिर ये रबड़ की मेम्ब्रेन लगाई है, काट के फिर रबड़ की मेम्ब्रेन लगाई है। देखो टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, प्लास्टिक का या टिन का कैन देखो, ठीक है, कट इट्स एंड, इसके जो एंड है उनको कट कर दो। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन, ऊपर की तरफ तो इसने रबर का बलून स्ट्रेच करके और रबड़ लगा दो ऊपर। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून, जो रबर का जो बलून आता है अपना, उसको अक्रॉस वन एंड, एक एंड के अक्रॉस मतलब आर पार उसको कर दो, स्ट्रेच कर दो। फासन इट विद अ रबर बैंड, फासन मतलब उसको बांध देना, किसी भी चीज को बांध दो, तो फासन कर दो इसको एक रबर बैंड से, रबर बैंड लगा दो उससे। पुट 4 or 5 grains of ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, सीरियल मतलब होता है अनाज, कोई सा भी अनाज ले लो, वीट ले लो, राइस ले लो, कुछ भी ले लो, सब सीरियल में आ जाते हैं। तो पुट 4 or 5 grains, 4-5 दाने रख दो किसी भी ड्राई जो सूखा अनाज है, गेहूं के या राइस के किसी के भी, ऑन द स्ट्रेच्ड रबर, इस स्ट्रेच्ड रबर के ऊपर। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे, हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड, नीचे से अपने फ्रेंड को बोलो कि वो मतलब खुश होते हैं जब अपन चिल्लाते हैं ना, जीत जाते हैं जब चिल्लाते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, इस तरह से चिल्लाते हैं ना अपन, हुर्रे वी वॉन द मैच, तो इस तरह से हुर्रे हुर्रे चिल्लाओ।
फ्रॉम द ओपन एंड, नीचे से मतलब ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन, व्हाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन, जो ग्रेन्स है देखो ऊपर और नीचे जंप करने लग जाएंगे क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि साउंड क्या है, साउंड के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ टकराएंगे और ये वाइब्रेट करेगी इस वजह से। अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन ईयर ड्रम, ईयर ड्रम ऐसे ही काम करता है जैसे आवाज है, अब बताते देखो शुरू से, जैसे ये अपने कान, ये अपना कान है नीचे की तरफ से, ठीक है, किसी ने कुछ बोला तो अपने कान में से आवाज जो साउंड है वो एंटर हुई, ये अपना ये कैनाल हो गई, ये तो ये तो Yes, ma'am. कैनाल होगी, ये नली, और ये अपना ईयर ड्रम हो गया। तो ये साउंड इस पे जाके टकराएगी तो ये वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी और अपन को सुनाई दे जाएगी। इस तरह से काम करता है अपना ईयर ड्रम। अब ये और अच्छे से समझा रखा है पूरा। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, जो ईयर ड्रम होता है वो ये जैसे रबर शीट है ना, स्ट्रेच्ड रबर शीट, ये इसके जैसा ही हमारा ईयर ड्रम भी होता है। वो कहते हैं ना बहुत लाउड साउंड आएगी तो जो ईयर ड्रम है वो फट जाएगा, मतलब ये जो इसमें अगर छेद हो जाए, फट जाए या छेद भी हो जाए तो फिर अपन को नहीं सुनाई देगा कुछ भी। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो कितनी कितनी ज्यादा तेज मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उससे ईयर ड्रम फट सकता है, जो ज्यादा साउंड होती है ना, हायर लाउडर जो साउंड्स होती है। तो द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, जो ईयर ड्रम है वो स्ट्रेच्ड रबर शीट के जैसा होता है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जो साउंड, जो आवाज जाती है ना अपने अंदर, जो आवाज के जो वाइब्रेशन जाते हैं अपने अंदर, वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाते हैं। साउंड के जो वाइब्रेशंस होते हैं मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट, ईयर को ड्रम को वाइब्रेट करवाते हैं। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, अब जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशन किसको भेजता है, इनर, एक और अंदर और ईयर होता है, इसके आगे भी एक और ईयर होता है, उसको वाइब्रेशन भेजता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, फिर वहां से सिग्नल ब्रेन के पास जाते हैं। जो ईयर ड्रम है वो इनर को भेजता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है ईयर को, एक तो आउटर और एक मीडियम होता है और एक इनर, तीन उसमें डिवाइड होता है। तो मैम अगर ये वाला फट जाएगा तो वो जो अंदर के इनर ईयर्स होते हैं तो वो भी तो वाइब्रेट होके उनसे भी तो साउंड नहीं, प्रोड्यूस हो सकती तो यहाँ से जाएगी नहीं साउंड, ये फट जाएगा तो है। यहाँ से फट जाएगा तो यहाँ से ही साउंड है ना, जैसे इसी पे वाइब्रेट होके और फिर साउंड इसी से कुछ कनेक्टेड होता होगा, तो वो साउंड फिर उसके बाद इनर ईयर में जाएगी, फिर ब्रेन। जो लोग नहीं सुन सकते वहां पे उनके यहाँ पे वायर लगा दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे कुछ लगा दिया जाता है उनके, या फिर वो हियरिंग एड के अंदर ही ईयर ड्रम ऐसा कुछ लगाते होंगे जिस वजह से वो सुन पाते हैं। जो इनकी हियरिंग एड्स होती है ना, या तो उसमें कुछ ये लोग फिट करते हैं। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, तो फिर इनर ईयर से जो सिग्नल्स है वो ब्रेन के पास जाते हैं, दिमाग के पास। दैट इज हाउ वी हियर, फिर हमें सुनाई देता है। फिर ईयर ड्रम, ये देखो दिखा रखा है ईयर ड्रम, ये येलो येलो ना, ऊपर वाले डायग्राम में देख लो, इसमें अच्छे से दिखा था, येलो येलो है यहाँ पे, तो कलर नहीं कर रखा है इसको। ये है अपना ईयर ड्रम और ये अपना इनर ईयर है, ये अपना अंदर वाला ईयर है, तो बड़ा करके दिखा रखा है ह्यूमन ईयर। We must never put a sharp, pointed और hard thing into our ear. हमें अपने कान में कभी भी कोई भी शार्प या पॉइंटेड चीज या कोई हार्ड थिंग अंदर एंड नहीं वो करनी चाहिए उसको, हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर के अंदर नहीं उसको करनी चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, वो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, और जो डैमेज्ड ईयर ड्रम है, जो खराब हुआ ईयर ड्रम है अपना, कैन इम्पेयर हियरिंग, इम्पेयर का मतलब अपने कान को सुनाई देने से मतलब बंद हो सकता है। इम्पेयर यूज किया जाता है, जो डिसेबल्ड होते हैं ना उनके लिए इम्पेयर का यूज करते हैं, मतलब सुनाई नहीं दे ढंग से, किसी भी चीज को करने में असमर्थ। टू डैमेज समथिंग और मेक इट वीकर, किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त या अधिक दुर्बल बना देना, जैसे वीकन और डैमेज समथिंग स्पेशली अ फैकल्टी और फंक्शन। एक ही देखा है इसमें। ठीक है, यही लिखा हिंदी हिंदी में क्या होगा?
हिंदी वाला रुको, वही है डैमेज, हार्म, डिमिनिश, रिड्यूस, किसी चीज को डैमेज कर देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना, डिमिनिश मतलब कम कर देना, रिड्यूस मतलब भी कम कर देना, वीकर मतलब भी कम करना, लेसन मतलब कम करना, डिक्रीज मतलब कम करना, मतलब किसी चीज को कम कर देना मतलब सुनना कम कर देना या बंद कर देना, सुनने को डैमेज कर देना, जो अपना है उसको इम्पेयर्ड हियरिंग बोला जाता है उसको। टू डैमेज समथिंग और मेक इट वीकर, या तो उसको क्षतिग्रस्त कर देना, डैमेज ही कर दिया पूरा, या फिर उसको वीकर कर देना, दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, इम्पेयर की में कैटेगरी में। उसको क्षत्रिय से अधिक अधिक दुर्बल बना देना, ठीक है, इम्पेयर हियरिंग कहा जाता है। तो इम्पेयर औरों के लिए भी, जैसे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड इम्पेयर, इम्पेयर हियरिंग, इस तरीके से। मतलब डैमेज, द डैमेज्ड ईयर ड्रम, जो डैमेज्ड ईयर ड्रम है, खराब ईयर ड्रम है, वो आपकी हियरिंग को वीक कर सकता है या आपकी हियरिंग को एकदम खत्म कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे 13.5, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों की तीनों बहुत ज्यादा। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, एक जो वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड से क्या मतलब है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. Vibration क्या होता है, to and fro, जैसे कि ये बॉल है, ये थ्रेड है, ये बीड, बीड ले लो, कुछ भी ले लो, या बॉल ले लो, बीड मतलब मोती, कोई मोती ले लो या फिर बॉल ले लो, और इसके यहाँ पे लगा दिया, तो इसको यहाँ टू फ्रो, आगे पीछे आगे, ये जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं टू फ्रो मोशन। तो टू और फ्रो जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, टू और फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। मतलब जैसे फोन भी है तो एक बार टू और फ्रो मोशन, एक बार आगे एक बार पीछे, इस तरीके से। दिस मोशन तो इज ऑल्सो, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसमें ऐसे आगे पीछे करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर करना पड़ेगा ना। जैसे इस वाले केस में तो नहीं हो रही, लेकिन वैसे तो होती है। जैसे अब अपना जो फोन है वो वाइब्रेट करेगा तो अपन को आवाज आ जाती है ना, कहीं भी रखा हो, तो वो टू और फ्रो मोशन ही होता है उसके अंदर भी। वो तो बस इस थ्रेड में, इस वाले में तो नहीं आएगी। तो दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये जो टू और फ्रो जो मोशन होता है ना, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन, टू और फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी का चलो लिख भी लो, वैसे इसमें यही आ जाएगा वापस, टू और फ्रो। चलो फिर भी देख लेते हैं। ऑसिलेटरी नहीं आ रहा इसमें, ऑसिलेट का देख लेते हैं। ऑसिलेट का मतलब टू कीप चेंजिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ फीलिंग और बिहेवियर टू अनदर एंड बैक अगेन, वही चीज है। मतलब किसी मनोभाव या आचरण के चरम बिंदुओं के बीच डोलना, झूलना, झूलना लिख लो, हिंदी में लिखो तो दोलायाम करो। टू कीप मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर और बैक अगेन, सेकंड वाला लिख लो इंग्लिश में। टू कीप मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर एंड बैक अगेन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना, फिर वापस उसी जगह आ जाना, फिर वापस आगे, फिर वापस पीछे, आगे पीछे, किसी वस्तु का दो स्थितियों के बीच डोलते रहना, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेट। जैसे झूलना, झूले में भी तो ऐसे होता है, एक बार अपन आगे जाते हैं, फिर अपन पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं। ऑसिलेट मतलब को हम बोलते हैं ऑसिलेट, मतलब कीप मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर एंड बैक अगेन। वॉच हाउ द निडल ऑसिलेट्स एज द करंट चेंज। तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। जो टू और फ्रो मोशन होता है इसको ऑसिलेटरी मोशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे झूला होता है तो झूला भी अपना टू फ्रो का मोशन करता है, अपना झूला भी, तो वो ऑसिलेटरी आता है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। आपने पिछली क्लासेस में ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा होगा और उसके टाइम पीरियड के बारे में भी पढ़ा होगा। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन होता है, मतलब झूला ले लो, झूला सबसे बढ़िया एग्जांपल। एक सेकंड के अंदर झूला है, ठीक है,
उसको अपन कहाँ से मान ली, जैसे आगे गया ना तो वहां से स्टार्टिंग कर लेते हैं। आगे अपन ने एक बार धक्का मार दिया तो आगे तक पहुंच गया, वहां से अपन ने स्टार्टिंग समझ ली, मान लिया चलो। वहां से आगे से फिर वापस पीछे जाएगा और पीछे से वापस आगे आएगा, तब एक ऑसिलेशन होता है। एक ऑसिलेशन कब पूरा होता है, मतलब आगे से पीछे गया और पीछे से वापस आगे आ गया, तो उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। यहाँ पे डायग्राम यस। बता देती हूँ एक बार ताकि क्लियर हो जाए। जैसे जैसे कि ये पेड़ है और ये टहनी है, मतलब पेड़ की ब्रांच है, टहनी है, उससे ये अपन ने झूला लटका रखा है, ये बच्चा बैठा है झूले पे। यहाँ यहाँ जब पहुंचेगा ना बच्चा यहाँ पे, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना चालू करा है। टाइम टाइम को मतलब यहाँ से पेंडुलम यहाँ। हाँ करता है पेंडुलम ना, क्या। पेंडुलम भी तो ऑसिलेटरी मोशन ही करता है ना। हाँ हाँ ऑसिलेटरी मोशन ही करता है पेंडुलम भी। जो क्लॉक का पेंडुलम होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन ही करता है ना। तो झूला एक अच्छा एग्जांपल है, बच्चों को थोड़ा अच्छे से समझ आ जाता है झूले से, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे जैसे झूला अपन ने यहाँ आगे एक बार धक्का मार दिया, यहाँ गया, अब यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, यहाँ से अपनी स्टार्टिंग है, यहाँ से पीछे जाना और वापस आ जाना, ये हो गया वन ऑसिलेशन। इसको हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन पूरा। तो इसने क्या बोला है, हाँ, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छे से समझना, वापस समझा देती हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड तो समझ आते हैं, फ्रीक्वेंसी के और भी एग्जांपल दूंगी अभी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इन दो में। अगर 1 सेकंड में नहीं हो, जैसे एक ओसिलेशन हो ना, उसको 1 से ज्यादा सेकंड लग जाए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड में जितना होगा ना, चाहे आधा ही हो एक सेकंड में, चाहे वन फोर्थ ही हो एक सेकंड में, एक सेकंड में चाहे आधा ऑसिलेशन, मतलब जो ऑसिलेशन है यहाँ से सिर्फ इधर ही गया और एक सेकंड हो गई, और या फिर इतना ही वन फोर्थ ही जा पाए, जितना भी जाएगा एक सेकंड में जितना भी होगा, हाफ ऑसिलेशन, वन फोर्थ ऑसिलेशन या वन पूरा ऑसिलेशन, जितना भी होगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है एक सेकंड के अंदर। और एग्जांपल देती हूँ। एक तो ये आ गया, सपोज एक सेकंड में इसने एक एक चक्कर, मतलब वन ऑसिलेशन, टू ऑसिलेशन, सपोज एक सेकंड में इसने दो ऑसिलेशन कर ली, जो झूला झुला रहे हैं अपन बच्चों को, तो एक सेकंड में, तो एक सेकंड में एक ही हो पाता है, जल्दी से निकल जाती है सेकंड तो एक सेकंड में एक ही समझ लेते हैं, एक सेकंड में एक ही ऑसिलेशन हुआ है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन हो गए उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे अब वेव के केस में समझाती हूँ, वेव में भी आती है फ्रीक्वेंसी कि जैसे यहाँ पे अपनी वेव है, ये देखो ये जैसे वेव है, ठीक है, मैं दो ही वेव बनाऊंगी सिर्फ, ये एक हो गई वन वेव, अब ये दूसरी वेव स्टार्ट हुई है, ये हो गई टू वेव्स। तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 1 सेकंड पूरा हो जाता है, समझ लो ये 1 सेकंड हो गया पूरा, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी है, दो ऑसिलेशन, मतलब दो वेव है, 1 सेकंड के अंदर टू वेव्स है, टू ऑसिलेशन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उस चीज को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, इसके अंदर देखो मुझे बताना कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसमें भी 1 सेकंड यहाँ पर ही होगी, इधर ही 1 सेकंड, ये ऊपर वाले की तरह ही 1 सेकंड, इसमें भी इतनी होगी, लेकिन इसकी मैं वेव्स ऐसी बना वेव्स, तो इसमें सेकंड में देखो कितनी सारी वेव्स आ गई, वन टू। इनको एक वो पीरियड मान लेंगे, तो फिर टॉप के हिसाब से काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो गए इसके पीरियड, 3 ऑसिलेशन इसने कंप्लीट किए हैं। ऊपर वाले में 1.5। 1.5 कैसे हुआ अभिमन्यु, इसमें तो टू हो गए ना, ये पूरा एक ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं रॉ और क्रस्ट, इस तरह से कुछ नाम है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इस पूरे को मिला के बनती है वेव, यहाँ पे बनती है एक वेव, ये हो गई अपनी एक वेव, फिर ये हो गई अपनी दूसरी वेव। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे समझाते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। कुछ बुक में कैसे समझाएंगे कि ये ऐसे बना दी और फिर ऐसे समझाते हैं, इसका आधा यहाँ से लेते हैं आधा, और आधा इसका यहाँ से लेते हैं, ये हो गई अपनी एक वेव। यहाँ से
चाहे ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए थोड़ा बहुत। ये ज्यादा सही रहता है। इसमें भी ऊपर वाला देखो, आधा और आधा एक बनता, एक ऊपर का होना चाहिए और एक नीचे का, तो वन वेव बन जाती है, मतलब वन सेकंड ऑसिलेशन। लाइन को तो वहां पे इनका 1 पीरियड हो जाएगा। कहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम तो ये यहाँ पे इसके आगे टच हुआ, सेकंड टाइम टच होते वो 1 पीरियड हो गया। हाँ, सेकेंड टाइम मतलब 1 सेकेंड के अंदर 2 ऑसिलेशन हो गए या 2 वेव हो गई। ये अभी फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, अभी टाइम पीरियड अभी बीच में मतलब टाइम पीरियड भी समझाऊंगी, पहले फ्रीक्वेंसी को समझना है अच्छे से। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन मतलब कंप्लीट करते हैं, को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। या 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पूरी कंप्लीट हो जाती है, 1 सेकेंड में कितनी वेव चल पाती है, कितनी वेव्स बन पाती 1 सेकंड उसके अंदर है ना, एक में ज्यादा ऑसिलेशन हुए, एक में कम हुए, तो उसमें ज्यादा वो उनकी उसकी साउंड कैसी होगी, और जिसमें कम हुए उसकी साउंड कैसी होगी। है। साउंड अलग अलग होगी इसकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना उसकी साउंड बहुत ही तीखी आएगी, और ये वाली जो होगी ना इसकी साउंड मतलब इतनी तीखी नहीं होती है। वो भी अभी आएगा आगे, वो अच्छे से समझा दूंगी। अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक बार टर्म समझ लेते हैं, वो चीज भी बताऊंगी। अब इन दोनों में से तुम ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी लग रही है। फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले की। सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि इसमें 1 सेकंड में ऑसिलेशन ज्यादा हो रहे हैं, या फिर वेव्स ज्यादा ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ज्यादा वेव बन पा रही है 1 सेकंड के अंदर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। इसको टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन होंगे उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। जैसे अपनी जो वो होती है, डिस्टेंस होता है, उसको अपन मीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो होती है मीटर। ऐसे तो बहुत सारी उसमें यूनिट्स में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। किसी भी चीज को मेजर करना, जैसे अपन वेट को, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम, होती है वेट की स्टैंडर्ड यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी की भी इसी तरीके से यूनिट है, जिसको जैसे फोर्स की न्यूटन थी, तो यहाँ पे इस तरह इस नाम की होती है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, तो इसको भी याद रखना है। और इसका सिंबल है जेड एक्स, इसकी यूनिट होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। अभी जैसे ऊपर वाली ये थी ना, वेव थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी ये लोग जैसे लगाते हैं, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, नीचे वाले की तो ज्यादा ही होगी फ्रीक्वेंसी, 40 हर्ट्ज होगी नीचे वाली वेव की, ऐसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। हर्ट्स को है ना ऐसे सुनाई कैसे देंगे, जैसे हर्ट्स, जैसे किसी की आवाज बहुत ही कम आवाज होगी तो उसके है ना अपन को हर्ट्स लिखा होगा ना कि ह्यूमन ईयर्स इतने हर्ट्स तक का है ना सुन सकते हैं, और हाँ, मैक्सिमम इतना। ह्यूमन जो ईयर होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 जो से कम 20 हो जो कम होगी ना उसके अंदर तो अपन सुन नहीं सकते, और अगर है ना जहां तक ह्यूमन के ईयर्स सुन सकते हैं उससे ज्यादा होगी तो भी नहीं सुन सकते। कम होगी या ज्यादा होगी, 20 हर्ट्ज से अगर कम है फ्रीक्वेंसी, या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, तो वो आवाज हमें नहीं सुनाई देगी। है ना। क्या? ज्यादा तेज हर्ट्स में आएगी तो और अच्छी सुनाई देगी। नहीं नहीं नहीं, वो अपन अपने ईयर्स को नहीं सुनाई देगी। 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा आवाज है तो वो नहीं सुनाई देगी बिल्कुल भी, और कम है वो भी नहीं सुनाई देगी। ज्यादा ज्यादा क्यों नहीं सुनाई देगी? ज्यादा नहीं सुनाई देती, देखो अभी रुको, यहाँ कहीं लिखा भी होगा इसके अंदर एक मिनट। जो वो होते हैं ना, बम ब्लास्ट होते हैं, तो उनके अंदर कितनी तेज आती है तो वो तो सुनाई देती है। तेज ही आती है, लेकिन वो 20,000 हर्ट्ज के अंदर ही होती है, तो वो आवाज वो उससे ज्यादा थोड़ी होती है 20,000। ये देखो यहाँ पे लिखा है, देखो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अपन सुन ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुन सकते अपन। तो वो जो बॉम्ब ब्लास्ट की जो आवाज होती है वो 20,000 हर्ट्ज के अंदर अंदर ही होती है, वो सारी आवाज जो अपन सुन पाते हैं। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल मतलब जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल है अपने लिए, वो सिर्फ यही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज।
इज रफली फ्रॉम दिस टू दिस। रफली मतलब इसके आसपास ही है, इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते। जो बॉम्ब होता है वो इतनी तेज आवाज करता है, वो इसके अंदर ही, ये जो अपनी रेंज है ना, इसी रेंज के अंदर ही होती है वो सारी आवाजें। जो भी आवाजें हमें सुनाई देती हैं वो इस रेंज के अंदर होती हैं। तो कुछ आवाजें होती है ना, जैसे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए कुछ जो हाइयर फ्रीक्वेंसी या लोअर फ्रीक्वेंसी की भी आवाज सुन सके, ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट बना लिए साइंटिस्ट ने, जिससे फिर ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं होते हैं जो भूतों को पकड़ते हैं, ये सब करते हैं, तो ये लोग हाई फ्रीक्वेंसीज और लो फ्रीक्वेंसीज की ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाए जो हाई और लो फ्रीक्वेंसीज को भी सुन सके। अपने कान तो नहीं सुन सकते, तो अपना तो जो अपन सुन सकते हैं वो सारी इसी रेंज की है, फिर इसी रेंज के अंदर सारी आवाजें। कोई है ना ऐसी साउंड हो जो इससे है ना ज्यादा की हो तो फिर तो नहीं सुन सकते अपन, बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। अपने ईयर भी तो ब्लास्ट हो जाएंगे ना, ईयर ड्रम। नहीं, ईयर ड्रम ब्लास्ट नहीं होंगी, वो अपन को सुनाई नहीं देगी, वो मतलब अपन को ऑडिबल ही नहीं होगी वो आवाज, अपने इतना ही आवाज सुन सकते हैं, अपनी यही कैपेसिटी है। मतलब अपना जो और जो इनपुट है ना, अपन को ब्लास्ट होती इस है तरह तो है से। ना किसी के ड्रम्स फट भी जाते हैं। हाँ, तब तो फट जाते हैं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई देगा फिर तो। ईयर फिर ड्रम्स वैसे उसकी तो साउंड और भी ज्यादा होगी तो फिर वो उसके अंदर तो ईयर ड्रम फट सकते हैं। उसके साउंड तो अभी मतलब सुनाई नहीं दे रही, तो कितनी भी ज्यादा हो अपन को तो सुन ही नहीं रही है वो आवाज, तो चाहे कितनी भी ज्यादा हो। तो मैं समझ गई तुम क्या कह रहे हो कि जैसे बॉम्ब ब्लास्टर्स की आवाज इतनी तेज होती है तो वो अपने ईयर जो ड्रम्स है वो फटने का डर रहता है, तो और भी जो इतनी तेज तेज और भी जो आवाजें हैं उनकी वजह से क्यों नहीं फटता, अपन को तो सुनाई नहीं देती, फील ही नहीं होता अपन को कि कोई आवाज है भी क्या लाउड। एग्जाम्पल है इससे ज्यादा हर्ट्स की वॉइस का। एग्जाम्पल अभी दे देंगे, नीचे देख लेते हैं, अभी पूरा पढ़ ले अच्छा, देखते हैं इससे लाउडर जो साउंड हो गए उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो अब ये एक बार ये पढ़ ले फिर अपन देख लेते हैं नीचे। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। तो जो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको एच जेड से भी डिनोट किया जाता है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्स किसके बराबर होता है, देखो एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में, वो होता है 1 हर्ट्स, उसको हम बोलते हैं 1 हर्ट्स। तो यहाँ देखो अभी मन, ये जो अपन ने वेव बनाई है यहाँ पे, हर्ट्स 1 सेकेंड के इक्वल होता है। हाँ 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन, उसको बोलते हैं 1 हर्ट्स। मतलब ये हो गया 1 हर्ट्स। अगर ये 1 सेकेंड में, ये तो यहाँ पे तो 1 सेकेंड में कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड में जब 1 ऑसिलेशन होता है ना, 1 सेकेंड के अंदर जब एक ऑसिलेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं 1 हर्ट्स। ये होगा 1 हर्ट्स, 1 सेकेंड के अंदर एक, ये पूरा 1 सेकेंड हो गया सपोज, ये 1 सेकेंड हम इसी को मान लेते हैं, नीचे फालतू ही बना दिया। 1 सेकेंड अपन इसी को मान लेते हैं, 1 सेकेंड के अंदर ये एक ऑसिलेशन हुआ है, तो हम इसको 1 हर्ट्स। क्या 5 हर्ट्स हुआ तो 5 फाइव, सेकेंड में। हाँ 5 हर्ट्स होगा तो 5 सेकेंड के अंदर 5 ऑसिलेशंस। किसी और अगर ये हर्ट्स हो 20 हो गया तो 20 सेकेंड तक वो सुनता ही रहेगा। कैसे मतलब? 20 हर्ट्स हुआ तो 20 सेकेंड तक उसकी साउंड आती रहेगी फ्रीक्वेंसी में। एक मिनट, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्स का मतलब होता है 1 सेकेंड के अंदर एक ऑसिलेशन, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन अ सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे यही दे रखा है जो तुम पूछ रहे हो ना। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर वो 20 ऑसिलेशन कर लेता तो व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या। इसका आंसर नहीं दे रखा, लेकिन चलो इसका अपन ने एक बार नेट पे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि है ना 1 सेकेंड में 1 है ना हर्ट्स है ना ऑसिलेशन एक कंप्लीट करता है, तो फिर अगर 20 हर्ट्स की साउंड होगी तो वो है ना वो 20 सेकेंड लेगी।
हाँ यही तो देखना है ना, 20 हर्ट्ज इसने बोला है ना कि अगर 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन है तो उसको हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज। लेकिन अगर 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन हो तो फिर वो मेरे ख्याल से 20 हर्ट्ज होना चाहिए। वो कितना होता है एक बार ये नेट पे देखते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे आंसर नहीं दिया इसने भी। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिली साउंड विदाउट सीइंग, एक मिनट रुक जाओ इसे पढ़ के फिर अपन देखते हैं। चलो यहीं पे देख लेते हैं, इसने तो यहाँ दे ही नहीं रखा। कैन यू डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस और, एक बार अभिमन्यु ये पढ़ ले, इसमें अपन को आंसर मिल जाएंगे अपने जो भी तुम्हारे क्वेश्चन, इसके सारे आंसर इसमें आ जाएंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, अगर नहीं आए बुक के अंदर आंसर तो अपन नेट पे देख लेंगे, ठीक है? यस मैम। जो भी क्वेश्चन है एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे इसने भी आंसर नहीं दिया। ये अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इन 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन उसको हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 20 टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी? क्या होगी? इसने यहाँ पे आंसर नहीं दिया है अभी। आगे पढ़ते हैं। You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. आप मतलब recognize कर सकते हो कई सारी जो familiar sound है, जो जानी पहचानी sounds हैं, आप उनको recognize कर सकते हो, पहचान सकते हो बिना ऑब्जेक्ट को देखे। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट उसको प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे फ्लूट की साउंड है तो फ्लूट की साउंड अपन अपन को देखा नहीं, अपन ने फ्लूट को देख नहीं रहे, मतलब कोई दूर से बजाते आ रहे हैं तो अपन समझ जाएंगे हाँ ये फ्लूट की साउंड है, ये बांसुरी की आवाज है। तो बिना ऑब्जेक्ट को देखे भी, हाँ ह्यूमंस की साउंड भी तो है ना डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो अपन आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं किसकी साउंड है ये। हाँ किसकी साउंड है, राइट। की है, भाई की है, मम्मी की है, किसकी है, तो हम पहचान सकते हैं, राइट करेक्ट। हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब बिना देखे हम पहचान सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? मतलब साउंड अलग अलग होती है कुछ, जब तभी तो अपन पहचान पाते। दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल, इसमें सारे आंसर आएंगे। इसमें डिफरेंट इसी वजह से होती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन तीनों की वजह से साउंड के अंदर मतलब डिफरेंस आता है। तो दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम, तो जो ये साउंड होती है मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज। तो ये जो साउंड्स होती है ये अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से अपन इनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अलग अलग तरीके की। जैसे मम्मी की जो साउंड होगी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, जो श्रिलनेस है और जो पिच है वो हाई होगी। जो फादर है या फिर किसी कोई मेल है उसके, उसमें जो पिच होती है, श्रिलनेस होती है, वो कम होती है, तो अपन को पता चल जाता है लड़की की आवाज है, ये लड़की की आवाज है, तो हमें समझ आ जाता है। तो हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट होती है साउंड्स, अब वो सब नीचे और बताएंगे क्यों डिफरेंट होती है। हैव यू एवर थॉट what factors make them different? क्या आपने कभी सोचा है, जो भी क्वेश्चन है ना अभिमन्यु, उनको एक उस पे लिख लेना पेपर पे, जैसे फिर अपन चैप्टर के लास्ट में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, उन सबको लिखते जाओ, मैं सबके आंसर करूंगी तुमको, ठीक है? पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं एक बार, फिर चैप्टर में से या तो क्लियर हो जाएगा, नहीं नेट पे अपन सर्च कर लेंगे, तो उनको लिख लेना। How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize. तो जो साउंड्स होती है ये डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, जिससे अपन उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या फैक्टर्स उनको अलग बनाते हैं, मतलब किन कारणों से वो जो साउंड्स होती है वो अलग होती है? लड़की की साउंड अलग होती है, लड़के की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, मतलब हर किसी की अलग साउंड। Amplitude and frequency are two important properties of any sound. किसी भी साउंड की ये दो important properties हैं, इनको टिक कर लो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि what are the two important properties of, तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी साउंड की। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी? क्या हम किसी साउंड को मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अपन हाँ कर सकते हैं। डिफरेंशिएट मतलब अंतर बता सकते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। तो किसी की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा तो अलग अलग साउंड आएंगी, तो पता चल जाता है। लाउडनेस, लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस का मतलब होता है लाउड मतलब तेज बोलना, जैसे कोई धीरे बोल रहा है अपन बोलते हैं ना प्लीज स्पीक लाउडर, थोड़ा तेज बोलो।
अंदर। लाउडनेस, पिच का मतलब हो जाता है, पिच मतलब श्रिलनेस, जो तीखी आवाज होती है ना, उस पिच हाई होती है उसमें। तो यहाँ से टाइम क्या होगी, नया topic। लेकिन इसका चलो मतलब तो देख लेते हैं। पिच, अ स्पेशल एरिया ऑफ प्ले सर्टेन स्पोर्ट्स। एक तो पिच वो होता है जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो बीच में जहाँ से बैटमैन खड़ा होता है और बॉलर, उनके बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं पिच। अपन फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पिच। अ स्पेशल एरिया ऑफ ग्राउंड वेयर यू प्ले सर्टेन, वो ग्राउंड का वो एरिया जहाँ अपन खेलते हैं, तो वो हो गया अपना पिच। है द स्ट्रेंथ और लेवल ऑफ फीलिंग एक्टिविटी, इसको भी, ये भी सही है, ये भी कह सकते हैं हम। द स्ट्रेंथ और लेवल ऑफ फीलिंग और एक्टिविटी, भावनाओं, गतिविधियों आदि की तीव्रता। पिच मतलब होता है तीव्रता या उसका स्तर। द स्ट्रेंथ और लेवल ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स की स्ट्रेंथ मतलब उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, कितना। लेवल ऑफ फीलिंग्स और एक्टिविटी, स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे तीव्रता हो गया, और स्तर उसका। चिल्ड्रन एक्सरसाइज ऑलवेज रीच फीवर पिच, हाउ हाई और लो अ साउंड इज, स्पेशली अ म्यूजिकल नोट, ये लिख सकते हो। कोई कितनी तेज है, या फिर स्वर की ऊंचाई का, विशेषतः संगीत में। बस अपने यही है ऊपर वाले, ये अपने नहीं है। पिच का मतलब हो गया स्वर की ऊंचाई का स्तर, या फिर तुम ले लो द स्ट्रेंथ और लेवल ऑफ फीलिंग और एक्टिविटी, ये हाउ हाई और लो अ साउंड इज, ये लिख लो। किसी भी जो आवाज होती है, जो उसकी ऊंचाई का स्तर, कि वो कितनी तेज है या कितनी धीरे है। जैसे जो फीमेल का पिच हाई आएगा, देखना इसमें, और बॉयज में लाउड हाई होती है। ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे ये टॉपिक, लाउडनेस और पिच। और जो भी डाउट्स हैं वो सारे तुम लिख के रखो चैप्टर के अंदर में से, जितने जितने डाउट्स आते हैं बीच में पूछ भी लिया करो। फिर जिनका जिनका मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है ढंग से प्रॉपर, तो उनको लिख लो एक बार, ठीक है। तो अपन उनको नेट पे। यस मैम। अभी मैंने उसको, वो सौरभ आ गया क्या, सौरभ को दे दो, आ गया। यस मैम।
मैम और अब क्या पढ़ना है बताओ? साइंस पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर? 12। ठीक, ठीक है, एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ ऊपर से पूरा फटाफट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि खुद के जैसा ही मतलब यंग प्रोड्यूस करना, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे प्लांट है तो उसके जैसा ही एक और प्लांट पैदा कर देना, उसको रिप्रो। वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसको टिक कर लो। रूट, रूट मतलब जड़े। स्टेम, स्टेम मतलब तना। लीव्स मतलब पत्तियां। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं, क्योंकि इनको हम खाते हैं एक तरह से, ऐसे ध्यान रखो। अपन रूट को भी खाते हैं। हाँ, बर्ड। हाँ बड, बड भी आता है, राइट। बड है ना वहां पे, बड। तो रूट मतलब हम रूट्स को भी खाते हैं, रेडिश को खाते हैं, कैरेट को खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं हम। और स्टेम के अंदर जैसे आ जाएगा अपना पोटैटो, पोटैटो स्टेम में आता है। और स्वीट पोटैटो आती है जो वो शक्करकंदी होती है, वो रूट में आती है, स्वीट पोटैटो। ठीक है, वो रूट में आती है। और पोटैटो जो आलू होता है वो स्टेम में आता है। लीफ खाते हैं अपन, जैसे कि ये पालक है, धनिया है, ये सब खाते हैं अपन। पालक है, मेथी है, ये सब तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं प्लांट्स के। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर, फ्लावर अपने उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है प्लांट के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरीके से। तो जो फर्स्ट वाला है असेक्सुअल, इसके अंदर तो एक ही पेरेंट होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट। प्लांट से ही उसका बच्चा मतलब प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये किस किस वजह से हो सकता है? फ्लावर सेक्सुअल के से। अंदर हाँ, एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है, फ्लावर तो उसमें आ जाएगा, सेक्सुअल में आ जाएगा फ्लावर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है इसके अंदर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब अगर आप रूट को काट के लगा दोगे तो वो उग जाएगी वैसी। जैसे कि आप अगर जो स्वीट पोटैटो होता है ना, जो शक्करकंदी होती है, उसको अगर आप काट काट के लगा दोगे तो लग जाए। और जो ये क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इनमें बीज नहीं होते ना, कोई भी सीड्स नहीं होते ना इनमें। और जैसे आप पोटैटो को काट के लगा दोगे लग जाए। या कोई लीफ, जैसे ब्रायोफिलम थी, ब्रायोफिलम का पेड़ है ना, उसकी लीफ को काट के लगा दोगे तो लग जाएगी। या बड से भी, जैसे आलू के अंदर जो बड हो, बड से। तो इन सब से मतलब नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है इन्हीं से। इनमें एक ही पेरेंट होता है। और वो पेरेंट तो इस वजह से जो इनके जो वो प्लांट, जो चाइल्ड प्लांट होता है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट प्लांट। ठीक है, ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। क्रायोफिलम के बारे में पढ़ लिया था, जिंजर है, इससे भी नया प्लांट बन जाएगा। और पढ़ना है बडिंग, बडिंग पढ़ेंगे आज अपन। हाँ, और एक, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये पढ़ी थी, इसको भी टिक कर लेना, ये पूछा जा सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कम टाइम लेता है ग्रो करने में। जो बीज से अपन किसी प्लांट को उगाएंगे ना, सीड से अगर हम किसी प्लांट को उगाते हैं तो वो ज्यादा टाइम लेगा। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब रूट, स्टेम, इनको लीफ, इनको काट के और डायरेक्ट लगा दिया, वो जल्दी ग्रो हो जाता है, वो कम टाइम लेता है एज कंपेयर्ड टू उसके जो सीड वाला जो प्लांट है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। बडिंग, बड का मतलब होता है कली। ठीक है, बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। टाइनी का मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा टाइनी, छोटे जीव जंतुओं के बारे में, जैसे कि यीस्ट होता है। कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। यीस्ट को हम एक माइक्रोस्कोप के से ही देख सकते हैं। यीस्ट, चलो मैं तुम्हें यहाँ दिखा देती हूँ, इमेज दिखा देती हूँ। बहुत ही छोटे होते हैं ये, इनको अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। A substance used for making bread, rice,
एंड फॉर मेकिंग बियर, वाइन एटसेट्रा। एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो ब्रेड को राइज मतलब ब्रेड को एक तरीके से फूलने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए काम में आता है, या आटे को फुलाने के लिए काम में आता है। एंड फॉर मेकिंग बियर, बियर और वाइन बनाने काम भी आता है। खमीर भी बोल सकते हैं, खमीर मतलब वही होता है फुलाना किसी चीज को, खमीर उठना मतलब उसमें फुलावट उठना, फुलावट हो जाना। शराब आदि बनाने, रोटी को फुलाने के लिए प्रयुक्त यीस्ट, यीस्ट का हम क्यों क्यों यूज करते हैं? आटे को फुलाने के लिए, ठीक है। फ्लावर जो होता है, जो आटा होता है अपना, उसको फुलाने के लिए, या फिर अभी मैं इसका इमेज भी दिखा देती हूँ तुमको। ये छोड़ो, हिंदी वाला ही लिख लो, इसमें बहुत सारा है ना। यहीं पे लिख लो, सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड राइस, ब्रेड को राइस करने के लिए, फुलाने के लिए। इमेज दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे इसके अंदर आ गया ना यीस्ट, जो पाउडर आता है एक तरह से, जो अपना बेकिंग पाउडर होता है। Why is nutritional yeast is good for you? ये रहा यीस्ट और ये रहा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी फुलावट के लिए यूज करते हैं अपन, और यीस्ट का भी हम फुलावट के लिए यूज करते हैं। देखो ये यहाँ पे देखो, जैसे आटा फूला हुआ ना, मतलब आटे में यीस्टल मराठी मध्य का में लिखे हैं, शुद्ध ड्राई यीस्ट पाउडर। तो ये यीस्ट पाउडर अगर अपन उसमें डाल देंगे, आटे में डाल देंगे, या फिर इडली बनाते टाइम डाला जाता है बेकिंग पाउडर या यीस्ट पाउडर, जिससे क्या वो फूल जाती है। जो दाल और चावल होते हैं इडली के, इडली का जो बैटर होता है वो, बैटर मतलब घोल, जो इडली का जो घोल होता है, जो बैटर होता है, वो फूल जाता है, उसमें फुलावट आ जाती है। तो ये इसके काम आते हैं, ठीक है। अगर आटे को भी अपन को यीस्ट डाल दो, यीस्ट डाल के गूंथ लो तो उसमें, और उसको रख दो थोड़े टाइम के लिए, तो फूल जाएगा। तो किसी भी चीज को फुलावट लाने के लिए हम यीस्ट पाउडर का यूज करते हैं। तो ठीक है, आगे। तो यीस्ट जो बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो माइक्रोस्कोप की मदद से हम इनको देख सकते हैं। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर। ये ग्रो करते हैं, तभी तो फुला देते हैं उस चीज को। दीज ग्रो, ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और मल्टीप्लाई मतलब 1 से 2, 2 से 4 से 5 से 10 फिर 15 20, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, कहने का मतलब ये ग्रो करते हैं एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर, कुछ घंटों में ही ये बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। 1 से 2 बन गए, 2 से 4 5 6 ऐसे 7 8 ऐसे बनते जाते हैं। These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. अगर इनको sufficient nutrient मिलता रहेगा ना यीस्ट को, मतलब खाना पीना सब मिलता रहेगा ना इनको ढंग से, sufficient जो इनको nutrient जो चाहिए वो सब इनको मिलेंगे, तो ये मतलब मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और मल्टीप्लाई होते रहेंगे कुछ ही घंटों के अंदर। रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसको भी टिक कर लो। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर, इस तरह से। तो यीस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा होता है। तो एक तरह से अपन सेंस भी यूज कर सकते हैं, इतना छोटा हो तो क्या पता सिंगल सेल्ड ही हो। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब हम ये देखेंगे कि ये जो यीस्ट है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 12.3, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। बेकरी से या फिर केमिस्ट की शॉप से यीस्ट का पाउडर ले आओ, जो मैंने अभी पैकेट्स दिखाए थे ना, वैसा यीस्ट का पाउडर ले आओ। टेक अ एक टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट, पिंच का मतलब होता है चुटकी, पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट की थोड़ी सी, एक मतलब चुटकी नमक देना, अपन बोलते हैं ना हिंदी में, एक चुटकी नमक देना मतलब थोड़ा सा नमक देना, तो उसको पिंच बोलते हैं। टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट मतलब एक चुटकी यीस्ट ले लो, यीस्ट का पाउडर ले लो।
एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर, और एक कंटेनर में किसी में भी डाल दो, कटोरी में, बोल में, या किसी ग्लास में, किसी में भी डालो, और पानी भी डाल दो उसके अंदर। एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर, और उसमें शुगर भी डाल दो। एंड शेक टू डिजोल्व इट, और उसको शेक करो, हिलाओ उसको, ताकि वो डिजोल्व हो जाए, घुल जाए। डिजोल्व होना मतलब घुल जाना, ताकि वो सब डिजोल्व हो जाए। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम, अब रूम के किसी गर्म जगह पे उसको रख दो। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इस लिक्विड का एक ड्रॉप उठा के, ग्लास की स्लाइड होती है, इस तरीके की होती है ग्लास स्लाइड। जब तुम अगर लैब में जाओगे कभी, साइंस लैब के अंदर, तो तुम वहां देखना, स्लाइड होती है कांच की, और वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ऐसी कांच की बनी होती है और रेक्टेंगुलर शेप की, इस तरह की होती है। तो इसके ऊपर एक ड्रॉप डाल दो, और फिर इस स्लाइड को ही देखते हैं अपन। माइक्रोस्कोप में स्लाइड रखने का एक जगह होती है, वहां अपन स्लाइड रख देते हैं। जिसको भी अपन को देखना है, वो स्लाइड के ऊपर उसकी ड्रॉप डाल दो, या पील जो होता है, छिलका मतलब किसी भी चीज का, वो रख दो, तो उस दिख जाता है उसके अंदर क्या क्या है। तो इस पे ड्रॉप डाल देते हैं स्लाइड पे, इसको बोलते हैं स्लाइड। तो हटा देते हैं, ठीक है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड पे उस लिक्विड की ड्रॉप डाल दो थोड़ी सी। एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देता है? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल, तो आप देखो कि नई यीस्ट सेल बनते हुए देखोगे आप, जैसे कि देखो यहाँ बन गया, ये एक यीस्ट की सेल थी, ये भी एक यीस्ट सेल है, ये है वन। इससे देखो डेवलपिंग बड, ऐसे ये बड बनता है इस तरह से, और फिर ये डी अटैच हो जाता है, ये डीटैच हो जाता है यहाँ से। डीटैच हो जाना मतलब अलग हो जाना, डीटैच हो जाता है यहाँ से, न्यू बर्ड है, डीटैच हो गया, और चेन ऑफ बर्ड्स। तो ये इतने सारे बर्ड्स बन गए। रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग, इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। एक से कितने बन गए? ये 4 जने बन गए, मतलब एक ने 3 को प्रोड्यूस कर दिया, 3 नए। मतलब ये यीस्ट पेरेंट है और ये इसके चिल्ड्रन समझ लो, ऐसे। The small bulb like projection coming out from the yeast cell is called bud, इसको हम बोलते हैं bud। ये जो बल्ब के जैसा आ रहा है ना, बल्ब के जैसा दिख रहा है ना, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम अ यीस्ट सेल, ये यीस्ट की सेल है, यहाँ से ये जो बड के, बल्ब के जैसा प्रोजेक्शन है, इसको हम बड बोलते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रोज, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे ये जो बड है ये ग्रो करता है, बढ़ता है। एंड गेट्स डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, और डिटेच हो जाता है। डिटेच्ड हो जाना मतलब किसी से अलग हो जाना। द द बड ग्रेजुअली ग्रोज, धीरे धीरे ग्रो करता है, बढ़ता है, और फिर ये अलग हो जाता है पेरेंट सेल से। एंड फॉर्म अ न्यू यीस्ट सेल, तो ये नई यीस्ट सेल बन गई ना, 3 और बन गई, नई नई यीस्ट सेल बन जाती है इस तरीके से, मतलब वो चाइल्ड हो गए इसके एक तरह से। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज, अब जो नई यीस्ट सेल है ये ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी, मैच्योर होंगी, एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल, और फिर ये भी प्रोड्यूस करेंगे इसी तरीके से। तो ये सारे इसी में आते हैं, असेक्सुअल में आते हैं ये सारे, बिकॉज यहाँ पर एक ही पेरेंट है। यहाँ पे कोई, जब 2 पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो आ जाते हैं उसके अंदर दूसरे कैटेगरी में। असेक्सुअल में ये सारे आते हैं जो सिर्फ खुद से ही, कोई और नहीं आ रहा ना, यहाँ पे खुद से ये लोग प्रोडक्शन हो रहा है इनके अंदर, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज, नई यीस्ट सेल जो पैदा हुई है ये ग्रो करती है, मैच्योर होती है, और नई प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल, और यीस्ट सेल प्रोड्यूस करती है इसी तरीके से जैसे ऊपर करा है। समटाइम्स अनदर बड अराइज फ्रॉम द बड फॉर्मेशन, फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. इसी तरीके से मतलब ये कंटिन्यू रहती है तो बहुत सारी यीस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये यीस्ट का प्रोडक्शन था, इसका डायग्राम भी आ जाता है कई बार। कई बार ये आ जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्शन है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। फ्रेगमेंटेशन, अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, फिर स्पोर फॉर्मेशन, ये सब पूछे जाते हैं, सब सब आते हैं। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड, तालाब के अंदर आपने ग्रीन पैचेस देखे होंगे, ग्रीन धब्बे देखे होंगे, ठीक है।
तो you might have seen slimy green patches in pond or in other stagnant water body. कोई भी stagnant का मतलब होता है रुका हुआ पानी, जैसे जो river water होता है वो flowing होता है, बहता रहता है, बहता रहता है, तो वहां पे ग्रीन ग्रीन इतना नहीं देखने को मिलता है अपन को। लेकिन जो स्टेगनेंट वाटर होता है ना, जैसे पॉन्ड हो गया या फिर अपनी टंकी हो गई, जो सीमेंट की टंकियां होती है अपने घर के ऊपर, उसमें भी ग्रीन ग्रीन लग जाता है अपने, तो वो एल्गी होती है। दीज आर द एल्गीज। जैसे अपने ऊपर पानी की जो टंकियां होती है उसमें अपन कभी जाके देखते हैं तो सीमेंटेड टंकी में ग्रीन ग्रीन लगा रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्गी। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, रब कर देते हैं। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. जब water और nutrients available होते हैं तो algae grow करती है, multiply करना मतलब produce करना, प्रोड्यूस करती है, मल्टीप्लाई रैपिडली, रैपिडली मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी से ये लोग मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, एक एल्गी से 2 से 4 ऐसे बढ़ते रहते हैं। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। एक जो एल्गी होती है, जो एल्गा होता है, एल्गी होती है प्लूरल, बहुत सारी होती है तो हम बोलते हैं एल्गी, और एक सिंगुलर होता है एल्गा। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जो एल्गा है ये 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, ये एक एल्गा है और ये 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया इसको। These fragments और pieces grow into new individuals। अब जो ये fragments हैं, ये जो pieces हैं, ये और grow करते हैं, फिर ये further 2 में divide या 3 में divide हो जाते हैं, ये भी further divide हो जाता है, इस तरह से ये multiply होते रहते हैं। These fragments or pieces grow into new individuals, figure 12.6 में जैसे दिखा रखा है। This process continues and they cover a large area in a short period of time। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और ये लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं, पूरी टंकी को नहीं घेर लेते, नीचे से पूरी पे एलगी लग जाती है, फिर साइड में भी लग जाती है, फिर हर मतलब ऊपर नीचे हर जगह लग जाती है एलगी। तो ये फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरो एंड एल्गा, ये एल्गा ही एक तरह का। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है। फ्रेगमेंट का मतलब किसी भी चीज को 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। फिर भी यहाँ से भी लिख लो तुम, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े एक तरह से, किसी वस्तु का टूटा हुआ टुकड़ा या बड़ी वस्तु का अंश। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े या उसके अंश, स्मॉल, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देना। इसके अंदर जैसे 2 ही फ्रेगमेंट बनाए हैं, फ्रेगमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, फ्रेगमेंट मतलब हो गया टुकड़े किसी भी चीज के। A small piece that has broken off or that comes from something larger। किसी बड़े पीस से छोटे छोटे पीस टूट जाना, मतलब टूट के उनको फ्रेगमेंट बोलते हैं, छोटे छोटे पीसेस को। किसी वस्तु का टूटा हुआ टुकड़ा या बड़ी वस्तु का अंश, किसी बड़ी वस्तु का अंश या टूटे टूटे जो टुकड़े होते हैं वो सारे फ्रेगमेंट कहलाते हैं। इसको लिख लो, ये ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस, किसी वस्तु को खंडों में तोड़ना या खंडित करना, मतलब किसी वस्तु को स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक करना। जैसे द कंट्री इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड बाय सिविल वॉर, सिविल वॉर से जो कंट्री है वो मतलब फ्रेगमेंट हो रही है, टुकड़ों में टूट रही है। तो इस वजह से इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब तो ये नाम याद रखने में दिक्कत नहीं रहेगी ना, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े किसी भी चीज के। इनकी जो मीनिंग्स है ना सौरभ, ये यहीं पे लिख लिया करो, उसके ऊपर ही लिख लो, ये वाली लिखो, अ स्मॉल पीस दैट हैज ब्रोकन ऑफ और दैट कम्स फ्रॉम समथिंग लार्जर। या दूसरी ये भी लिख लो, टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये यहीं लिख लिया करो, जैसे ये यहाँ पे वर्ड है, इस वर्ड के यहीं पे पेंसिल से इसकी मीनिंग लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? ये फंगस में होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। एल्गी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। और
ये सारे उस फर्स्ट कैटेगरी में है। और ये जो है यीस्ट है, ये बडिंग के थ्रू करता है, बाय बडिंग, बड बना के फिर रिप्रोडक्शन करता है, तो रिप्रोडक्शन यीस्ट बाय बडिंग। तो ये चीजें ध्यान रखनी है सारी, कि यीस्ट का रिप्रोडक्शन किसकी वजह से कैसे होता है, बडिंग के थ्रू होता है, बाय बडिंग। और एलगी का कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सारे मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे, या फिर कैसे भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में ज्यादा चांसेस होता है। स्पोर फॉर्मेशन, ये होता है फंगस। फंगस जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। स्पोर का मतलब होता है छेद जो होते हैं उनको हम स्पोर्स बोलते हैं। फॉर्मेशन का मतलब बनना। One of the very small cell like seeds that are produced by some plants and that develop into new plant. बीजाणु कुछ पौधों के बहुत छोटे कोशाणु जैसे बीज जिनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। वन ऑफ द वेरी स्मॉल सेल, एक बहुत ही छोटी सेल जैसे कि कोई बीज हो गया, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स एंड दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। मतलब कोई प्लांट ने बीज प्रोड्यूस किया और उस बीज से नया पौधा उग गया। वन ऑफ द वेरी स्मॉल सेल लाइक सीड, जैसे बीज है, दैट आर प्रोड्यूस बाय सम प्लांट, किसी प्लांट ने बीज को प्रोड्यूस किया, एंड दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और वो जो बीज है फिर वो नए प्लांट में डेवलप हो गया। इसका इंग्लिश में एक और देख लेते हैं। मैंने नीचे वाला नहीं पढ़ा ना, नीचे वाला लिखा। हेलो। हाँ। क्या? क्या बताऊँ? क्लास ले रही हूँ मैं, क्लास अभी। नहीं मिल रहे क्या? अच्छा, नहीं मिल रही क्या? हाँ, ये सौरभ। हेलो सौरभ। यस मैम। हाँ। बीजाणु कुछ पौधों के बहुत छोटे कोषाणु जैसे बीज जिनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। जो बीज होते हैं उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वही होता है स्पोर फॉर्मेशन, बस वो बोलते हैं। चलो और भी मीनिंग देख लेते हैं। Minute typical one-celled reproductive unit capable of giving rise to a new individual without fusion, characteristic of lower plant fungi and protozoa। वही दे रखे, मतलब जो सिंगल सेल जो खुद से मींस रिप्रोड्यूस के एबल होती है, से रिप्रोड्यूस करती है। माइन्यूट मतलब छोटी, वन सेल्ड एक सिंगल सेल्ड, मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल, मतलब सिंगल सेल है वो नए इंडिविजुअल को पैदा कर देती है, विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही तो स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मतलब बीज से एक तरह से नया बन जाना, फिर नया पेड़ बना। In chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air। क्या होता है कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि जो फंगी है ब्रेड के ऊपर, ब्रेड का जो पीस है उसके ऊपर जो फंगी लगती है, right? That the fungi on the bread piece grow from spores which are present in the air। तो वो कैसे ग्रो करती है? जो स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं ना, जो बीज या बीजाणु, एक तरह से कह सकते हैं हम ऑर्गेनिज्म कह लो, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बीजाणु होते हैं, बीज होते हैं, उनसे वो फंगी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है या ग्रो करती है। फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से जो फंगी होती है वो ग्रो करती है ब्रेड के पीस पे। Repeat activity 1.2, observe the spores in the cotton like match on the bread। ब्रेड के ऊपर जो फंगी लग जाती है ना, कॉटन जैसा लगता है ना अपन को, सफेद सफेद फंगी लग जाती है, तो अपन को ऐसा लगता है रुई रुई कुछ। अपने जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, उनमें भी वाइट वाइट लग जाता है ना, रुई जैसा, कॉटन जैसा ही होता है उस फंगी, है ना, उसको हम फंगी बोलते हैं। और ब्रेड पे भी लग जाती है फंगी। तो
क्या बोला इसने, रिपीट एक्टिविटी 1.2, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश, मैश मतलब जैसे जाली हो गई, इनके लिए इनको बोलते हैं मैश, मतलब वायर्स का नेटवर्क, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, देखो ये नेटवर्क ऑफ वायर या फिर थ्रेड, तो मैश, तो जाली में ऐसे ही तो होता है। मटेरियल दैट इज लाइक अ नेट, जाल या जाली, अ फेंस मेड ऑफ वायर मैश, मैश का मतलब हो गया जाल, मतलब एक तरह से इसको हम बोलते हैं मैश। तो ये सब मीनिंग लिखते जाया करो सौरभ। व्हेन स्पोर्स, एक ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश, जो कॉटन के जैसी वो जाली लगी रहती है ब्रेड के ऊपर, उनको ऑब्जर्व करो, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो उनको, या फिर वैसे, अभी तो वैसे ऑब्जर्व करने को बोले, सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। ये किसका डायग्राम है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज, सॉरी, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न, फर्न के अंदर भी, ठीक है पहले ही पढ़ लेते हैं, पर कहाँ है। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, जब स्पोर्ट्स रिलीज्ड होते हैं, जब ये जीवाणु या फिर ये जो बीजाणु है, ये जब ये रिलीज होते हैं तो ये एयर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, एज मतलब घूमते रहते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये बहुत ही हल्के होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर तक मतलब ये ट्रेवल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज में ही आते हैं, क्योंकि वन पेरेंट से होते हैं ये भी। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. हर जो स्पोर होता है, जो बीजाणु होता है, एक तरह से बीज ही समझ लो, मतलब बहुत ही टाइनी टाइनी वो होते हैं, जो बीजाणु होता है, इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, हर जो ईच स्पोर है वो एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर किया जाता है उसको, मतलब वो कवर्ड रहता है ताकि टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी से बच सके, मतलब वो जीवित रह सके, मरे ना, ताकि इसलिए उसके ऊपर एक कवर रहता है, कवरिंग रहती है उसके ऊपर, स्पोर के ऊपर। Each spore is covered by hard protective coat to withstand करना मतलब डटे रहना, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जो फेवरेबल नहीं है, जो जैसे बहुत ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा गर्मी, तो अनफेवरेबल होगी अपने लिए ऐसी कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, इसके एयर के अंदर वाटर वेपर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, तो इसमें ये अनफेवरेबल कंडीशन है इसके लिए, स्पोर के लिए, तो इसको कोटिंग कर दिया जाता है ताकि बचा रहे। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल मतलब जो अपने फेवरेबल होती है, मतलब वाओ कितना अच्छा मौसम, मौसम सब अपने उसमें है, फेवर में है। अ स्पोर जर्मिनेट्स, जब कंडीशन फेवरेबल होती है, अच्छी कंडीशन होती है उसके लिए, मतलब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये जर्मिनेट करना चालू करता है, बढ़ना चालू करता है, स्पोर जर्मिनेट्स, बढ़ना चालू करता है, एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और बढ़ बढ़ के फिर नया बन, मतलब एक और प्रोड्यूस कर देता है खुद के जैसा ही। Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores, ये भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स का मतलब बीजाणु होते हैं, एक तरह के बीज होते हैं एक तरह के ये, और ये उसमें बढ़ते जा, मतलब अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो फिर ये और बढ़ते जाते हैं, जैसे फंगी ऐसे तो लगती है, थोड़ी सी लगी फिर और बढ़ती जाती है, वही रिप्रोड्यूस करती रहती है, तो बढ़ जाती है। एलगी भी जैसे अपनी थोड़ी सी लगती है ना पानी में एक जगह, धीरे धीरे पूरे नीचे पानी पे लग जाती है एलगी। तो ये सारे जितने भी अपन ने पढ़े हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, सबके सब। इनमें बताऊं कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें बता देती हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके। देखो एक तो ये ध्यान रखना है, कौन कौन से प्लांट, मतलब मॉस है, फर्न है, और क्या था, फंगी। मॉस हो गया, फर्न्स हो गए और फंगी हो गए, ये जो तीनों हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और ये सब उसमें आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, असेक्सुअल वाले में, रिप्रोडक्शन में आते हैं सबके सब। एलगी है, ये कैसे करता है, ये
फ्रेगमेंटेशन से, मतलब एक एक जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये बडिंग से करता है। बडिंग कौन है? यीस्ट। ये बस इतना ध्यान रखना है। और ये थोड़ा इसका डायग्राम भी आ जाता है यीस्ट का, तो इसका डायग्राम ध्यान में रखना है। बस ये चीजें थोड़ा ढंग से इनको एक बार रिवाइज करो ना। क्या बड़ा है, 1 मिनट। थ्री पेजेस और चलो कर लेते हैं फटाफट। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आपने फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा पहले, फ्लावर में क्या क्या होता है। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसके अंदर फ्लावर के अंदर, जैसे मैं इसमें दिखा देती हूँ डायग्राम के अंदर, स्टेमन पूरा नीचे फ्लावर में दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये तो स्टिग्मा पार्ट दिखा रखा है इसका, इसको स्टैमन भी बोला। ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ से देखो, ये जो बीच वाला होता है ना, ये तो फीमेल पार्ट होता है, और ये होता है अपना स्टैमन। ये जो साइड वाला है ये होता है स्टैमन। जो बीच में ये है ये होता है फीमेल पिस्टल, इसको हम बोलते हैं पिस्टल, या फिर हम कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये होता है स्टैमन, मेल। ये 2 होते हैं स्टैमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो स्टैमन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये होता है एंथर, ऊपर ये सीड सा होता है, बीज सा होता है ऊपर, इसको हम बोलते हैं एंथर। और जो ये फिर स्टैम होती है, ये जो डंडी है, स्टैम है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो यहाँ पे भी देख लो, जैसे ये जो बीज है इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो डंडी है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये दोनों तरफ होता है स्टेमन, स्टेमन दोनों तरफ है। अब एक मिनट शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये है पिस्टल, इनके डायग्राम्स आते हैं कि स्टेमन का डायग्राम बनाओ, पिस्टल का डायग्राम बनाओ, पूरे फ्लावर का डायग्राम बनाओ। तो ये अच्छे से समझ लेना इसको। मेल कौन है ना, फीमेल कौन सा है? ये जो बीच में है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम बोलते हैं पिस्टल। और ये जो साइड में ये जो 2 है ना, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनको बोलते हैं स्टैमन। ये बीच वाली को बोलते हैं पिस्टल, और ये साइड में जो होता है, फ्लावर को कभी ओपन करके देखना, तो फ्लावर में एक तो बीच में होता है, बीच में थोड़ा मोटा सा पार्ट होता है, और साइड में भी होते हैं। जो बीच में होता है वो होता है पिस्टल, ये लिखा है ना, ठीक है। और जो साइड में ये बीच वाला होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो साइड वाले हैं ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनको बोलते हैं स्टैमन। अब स्टैमन के अंदर ये बीज जो होता है इसको बोलते हैं एंथर, और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं फिलामेंट। पूरे को बोलते हैं स्टैमन। ये यहाँ इसको पूरा दिखा रखे हैं। इस पूरे को हम बोलते हैं स्टैमन, ये जो सीड है इसको बोलते हैं एंथर, और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब पिस्टल पे आ जाते हैं। पिस्टल को देखो, ये पिस्टल है, पिस्टल में सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसके अंदर ही ये जो सीड है ना, ये जो बीज है, ये इसके अंदर ही जाता है। ये जब बीज इसके अंदर जाता है तब ही फिर और मतलब प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, इस तरह से होता है। तो ये स्टिग्मा होता है, ओपनिंग होती है, ऐसे खुला हुआ होता है ऊपर से। ये इसको बोलते हैं स्टाइल। ये जो ओवरीज होती है, ये जो नीचे से थोड़ी स्वॉलन है, फूली हुई है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओव्यूल मतलब इसके अंदर जो बीज हैं उनको हम बोलेंगे ओव्यूल। बीज क्या मतलब इसके अंदर भी होते हैं, ये ओव्यूल बोलते हैं। ये वाला बीज तो एंथर है, एंथर यहाँ जाता है ओव्यूल से, यहाँ मीट करता है, तब फिर नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो इसका पूरा ये ध्यान में रखना है, डायग्राम्स आता है। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला ओपन होता है यहाँ से, ये स्टाइल, और फिर ये ओवरीज, और इसके अंदर ओवरी के जो अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बता दिए, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन तो क्या होता है, ये जो बीज है ना, ये जो एंथर है, ये स्टिग्मा में चला जाएगा किसी फ्लावर का। हाँ, क्या कह रहे हो? सेम प्लांट में वो स्टिग्मा होता है ना, वो उसमें जाता है। हाँ, एंथर स्टिग्मा में चला जाता है, जो एंथर है वो स्टिग्मा में जाता है। वो डिफरेंट फ्लावर में वो स्टिग्मा उसमें जाता है।
फीमेल पार्ट में और इन सेम प्लांट। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन में तो क्या होता है, मैं समझा देती हूँ देखो वापस से। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही फूल है, ये फूल के अंदर का ये जो एंथर है ना, ये स्टिग्मा में चला जाएगा, इसी फूल का एंथर इसके स्टिग्मा में चला जाएगा, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कोई दूसरे प्लांट का नहीं गया। क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि इस प्लांट का एंथर उड़ के, हवा से उड़ के, या फिर हवा से उड़ के जाता है, या तूफान या हवा चलते उड़ के और इस स्टिग्मा में चला जाए, दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में चला जाए, उसको कहते हैं क्रॉस। बहुत सिंपल सा है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये एंथर अगर इससे अपनी इसी स्टिग्मा में चला जाता है, एक ही फूल के अंदर ही, मतलब एक ही प्लांट के अंदर ही हो रहा है, तो सेल्फ, खुद से ही कर रहे हैं, मतलब ये इसमें चला गया। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ये उड़ के दूसरे फ्लावर के उस स्टिग्मा में चला जाता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे। यू नो दैट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम ये एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 12.4। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पेट्यूनिया फ्लावर। एक फ्लावर ले लो। मस्टर्ड जो अपना ये होता है, सरसों, सरसों के फ्लावर होते हैं ना, येलो येलो फ्लावर्स होते हैं। सरसों का फ्लावर ले लो, ये इजीली अवेलेबल होता है, सरसों अपने जैसे ज्यादातर लगाते हैं, तो इजीली मिल जाता है, तो इसी का ले लो। चाइना रोज ले लो या पेट्यूनिया फ्लावर, कोई सा भी ले लो तीनों में से। एंड सेपरेट इट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को सेपरेट करो अलग अलग। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्टेमन है, उसको अलग करो, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको अलग करो, जैसे यहाँ नीचे डायग्राम में दिखा रखा है। फिर स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टल, और स्टेमन और पिस्टल के वेरियस पार्ट्स को स्टडी करो। स्टेमन में इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। फूल को देखना तुम, जब हम छोटे थे हमने भी मतलब ऐसे देखा था फूल को, हाँ ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, तो तुम भी देख सकते हो। Flowers which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flowers. Unisexual flower किनको बोलेंगे, वो फूल जिसके अंदर या तो सिर्फ पिस्टल है या फिर सिर्फ स्टेमन है, मतलब दोनों नहीं है, दोनों प्रेजेंट नहीं है। या तो ये है मतलब स्टिग्मा नहीं, सॉरी, या तो ये पिस्टल है या फिर ये स्टेमन है, मतलब दोनों में से कोई एक है, दोनों नहीं है, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं, ऐसे फूल को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर विच कंटेन बोथ, हाँ मैं शेयर कर रही हूँ वापस से। ठीक है। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। वो फ्लावर जिनके अंदर स्टेमन भी है और पिस्टल भी है, दोनों है, तो उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। कॉर्न मक्का मतलब, पपाया पपीता, एंड ककुम्बर मतलब ककड़ी, produce unisexual flowers, whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो इनके फ्लावर्स भी तुम देख लेना एक बार। जो कॉर्न होता है, मक्का होता है, मक्के का जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर, उसका जो फूल होता है, या पपाया, पपाया की जो बेल होती है उसका जो फूल होता है, या कुकुम्बर की बेल होती है उसका जो फूल होता है, तो उनमें सिर्फ अपन को या तो स्टेमन मिलेगा या फिर अपन को पिस्टल मिलेगी, दोनों में से कोई एक ही चीज मिलेगी, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इनके। जबकि इसको टिक कर लेना, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम्पल में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बताओ, बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल बताओ। मस्टर्ड, रोज और पेट्यूनिया के अंदर दोनों होते हैं, स्टेमन भी होता है और पिस्टल भी होती है, इसलिए हम इनको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। both both male and female unisexual flowers may be present in the same plant और इन डिफरेंट प्लांट्स। तो इसने क्या बोला है, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के अंदर, एक फूल में तो आपको सिर्फ मिलेगी पिस्टल है, उसके अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरे फ्लावर में मिल जाएगा स्टेमन, ऐसे भी मिल सकता है या फिर अलग अलग भी मिल सकता है, मतलब एक ही प्लांट में, एक फ्लावर में ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे में फीमेल पार्ट मिल जाएगा, और इन डिफरेंट प्लांट्स या फिर अलग अलग वे में मिल सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। ये जो स्टेमन है, इस पूरे को हम बोलते हैं स्टेमन। इस स्टेमन में से क्या आप बता सकते हो कि एंथर कौन सा है। एंथर तो बीज होता है, और ये फिलामेंट, ये जो नीचे डंडी है, इसको फिलामेंट बोलते हैं।
तो कहाँ है? हाँ, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। ये जो एंथर होता है ये इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन, मतलब ग्रेन होता है, बीज होता है, ये एक तरह से दाना होता है, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। Pistil consists of stigma, style और ovary. Ovary contains one or more ovules. चलो यहाँ से गैमेट का भी लिख लूं। A male or female cell that joins with a cell of opposite sex to form a zygote. Mature haploid male or female germ cell which is able to unite with another of the जो बीज लेंगे उसके साथ निर्माण करने वाले गाना है। मतलब ये एक तरह की सेल है। गैमेट क्या है? एक तरह की सेल, अ मेल और फीमेल सेल दैट जॉइन विद अ सेल ऑफ द ओवरी टू फॉर्म अ जाइगोट। देखो मेल गैमेट ये क्या हो गया? एक तरह का सेल हो गया। गैमेट किससे मिलता है? ओव्यूल से मिलके और फिर ये जाइगोट बनाते हैं। मेल गैमेट्स, मेल का जो सेल होती है उसको बोलते हैं गैमेट। तो अब पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। पिस्टल के अंदर स्टिग्मा होती है जो सबसे ऊपर होती है, फिर स्टाइल होती है, फिर ओवरी सबसे नीचे, जो अभी मैंने बता दिया था डायग्राम में। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा अधिक ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट, फीमेल की जो सेल होती है, गैमेट क्या होगी? एक तरह से सेल ही होती है। फीमेल गैमेट और द एग, हम एग भी बोलते हैं, फीमेल के गैमेट को हम एग भी बोलते हैं, मेल के गैमेट्स को तो गैमेट्स बोलते हैं और फीमेल के गैमेट्स को हम एग भी बोलते हैं। और द एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? एग बनते हैं, अंडे बनते हैं। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। दोनों फ्यूज होते हैं, जो गैमेट्स हैं, जो सेल्स हैं, दोनों मिलती हैं और जाइगोट बनती है। मेल की और फीमेल की सेल मिलके और क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। Boju wants to know how the male gamete in pollen reaches the female gamete present in the ovule। तो भोजू जानना चाहता है कि जो मतलब इसमें ओव्यूल तक कैसे पहुंच जाता है जो मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट मतलब ये पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ के थ्रू और इसमें चला जाता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये जानना चाहता है कैसे पहुंच जाता है। तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन यही प्रोसेस है कि उड़ के चले जाना है, कैसे भी किसी तरीके से मतलब चले जाना। यहाँ पहले यही, हाँ इसके अंदर है, ठीक है। तो पॉलिनेशन के थ्रू होता है ये। पॉलिनेशन जनरली pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके ऊपर एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो इनको ड्राई होने से रोकता है, मतलब सुखाता नहीं है, गीले रहते हैं। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, ये बहुत ही हल्के होते हैं, जो ये ग्रेन्स हैं बहुत ही हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरीड बाय विंड, ये हवा के द्वारा कैरी किए जाते हैं यहाँ तक, या फिर यहाँ से दूसरे फ्लावर में भी चले जाते हैं, ज्यादा तेज हवा होती है तो। और कैरीड बाय विंड और वाटर के थ्रू भी ले जाए जाते हैं। Goju wants to know why flowers are generally so colorful and fragrant. It is to attract, is it to attract insects? तो भोजू मतलब जानना चाहता है कि जो फ्लावर्स हैं वो जनरली इतने कलरफुल क्यों होते हैं, जो फूल होते हैं वो कितने कलरफुल होते हैं, मतलब येलो ब्लैक, सॉरी नॉट ब्लैक, येलो पिंक रेड तरह के फ्लावर्स होते हैं। और फ्रेग्रेंस मतलब उनमें खुशबू भी होती है फ्लावर्स के अंदर। तो इतने मतलब कलरफुल और इतने फ्रेग्रेंट क्यों होते हैं, इतने खुशबूदार क्यों होते हैं? इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट्स क्या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और वहां पे जाएं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर और वाटर के थ्रू कैरी किए जाते हैं, मतलब ले जाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी वजह से फिर ये यहाँ से स्टिग्मा में चले जाते हैं, हवा चलती है तब। Pollen on their bodies, insects visit flowers and carry away pollen, और insects के थ्रू भी ले जाए जाते हैं। yes, insect visit flowers and carry away pollen on their bodies। जो insects होते हैं वो फ्लावर पे बैठते हैं तो जो पोलन है या तो उनकी फीट पे चिपक जाते हैं या फिर उनकी बॉडी पे कहीं पे भी वो
चिपक जाते हैं और फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं, तो वहां उसको छोड़ देते हैं। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। ये फ्लावर्स को विजिट करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे इंसेक्ट बैठते हैं ना, जैसे कि बटरफ्लाई हो गई, और जो एक वो होता है ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, वो हो गया। तो ये विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। तो ये फ्लावर्स को विजिट करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे चौथे, इस तरह से फूलों फूलों पे बैठते हैं और उनका नेक्टर सक करने के लिए, नेक्टर मतलब होता है जूस, फ्लावर का जो जूस होता है वो चूसने के लिए बैठते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन्स को भी वो लोग यहाँ से वहां मतलब कैरी करके ले जाते हैं। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। कुछ पोलन होते हैं जो स्टिग्मा में गिर जाते हैं, ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। जैसे उसी, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ इस पे बैठा इंसेक्ट, तो इंसेक्ट सपोज यहाँ बैठा पहले, तो यहाँ ये चिपक गया, फिर यहाँ बैठ गया सपोज वो, तो इसमें गिर जाते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं भी गिर पाते। इस तरह से कुछ गिर जाते हैं, कुछ नहीं गिर पाते। तो ऐसे सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। कुछ जो पोलन है वो फ्लावर की स्टिग्मा पे, जो ऊपर वाला पार्ट है, उस पे गिर जाते हैं, ऑफ द सेम काइंड, एक ही फूल के अंदर ही, एक ही फूल के अंदर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब ये जो एंथर है ये स्टिग्मा में चला गया, ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम किसको बोलते हैं? इस एंथर का स्टिग्मा के अंदर चले जाना, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हो गया मतलब एक ही फ्लावर के अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया मतलब एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाएगा। ये जो एंथर है ये इसकी स्टिग्मा में, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। पॉलिनेशन भी 100% आएगा, देख लेना। व्हाट इज पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इफ द pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination। self pollination किसको बोलते हैं सौरभ? देखो अच्छे से समझ लेना, या तो एक ही फूल के अंदर या फिर उसी प्लांट के दूसरे फूल के अंदर चला गया तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन, उसको क्रॉस में मत लिख देना। इफ द pollen lands on the stigma of the same flower, एक ही फूल है, जैसे जैसे ऊपर दिखा देती हूँ, ये एक फूल है, ये एंथर इसके स्टिग्मा में चला गया तो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। हाँ, एक साथ है ना, दो फूल फूल होते हैं जैसे, फिर वो एक से दूसरे में चला जाता है वो। तो भी, हाँ, तो भी सेल्फ, यस राइट, करेक्ट, उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। तो यही बोला है, इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फूल के अंदर चला गया, या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, वही प्लांट है उसका दूसरा फूल है, उसमें दो फूल है, उसमें चला गया, तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाया जाएगा। कहीं इस तरह से लिख के बच्चों को कंफ्यूज भी कर देते हैं कई बार, तो इसको ध्यान रखना। When the pollen of a flower on the stigma of a flower of different plant, किसी दूसरे प्लांट पे जाके चला जाता है, वो एंथर दूसरी स्टिग्मा में चला जाता है, दूसरे प्लांट स्टिग्मा में, डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, चाहे वो सेम काइंड डिफरेंट हो, जैसे रोज का ही है, ठीक है, लेकिन दूसरा हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो व्हेन द pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, मतलब प्लांट अलग अलग है लेकिन रोज के ही हैं दोनों, सेम काइंड का मतलब दोनों रोज के ही फ्लावर्स, तो दोनों अलग है, डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में चले जाना, एक ही प्लांट के फ्लावर्स में जाना, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम ये और बता देते हैं तुम्हें। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है जायगोट का फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, मतलब एक तरह से मिलना, गैमेट्स का फ्यूज हो जाना। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जायगोट। प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग ऑफ मेल और फीमेल, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। चलो ये बता देती हूँ ये भी। फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन, देखो क्या होता है। पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग, पोलन ग्रेन है मतलब जो एंथर था ना, वो यहाँ पे आ गया, वो ग्रेन ही होता है, एक तरह का बीज सा होता है, वो स्टिग्मा में आ गया और ये नीचे ओव्यूल में जाके यहाँ पे से मिल गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आ गया, जाइगोट फॉर्मेशन। ये देखो ये तो हो गया फीमेल के अंदर, जो ओव्यूल के अंदर जो एग होता है ना, ये फीमेल का इसका एग हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका ग्रेन का, पोलन ग्रेन है ना, ब्लैक ब्लैक डॉट, ये दोनों ब्लैक डॉट देखो यहाँ पे आके मिल गए, दोनों ब्लैक डॉट, तो जाइगोट बन जाता है। ये जो है इसको ओव्यूल लिख लो, या तो इसको एग लिख लो, या फिर इसको
फीमेल सेल भी लिख सकते हो या फिर फीमेल गैमेट भी बोल सकते हो। ठीक है, कई सारे नाम है फीमेल। ये जो ब्लैक ब्लैक है इसको फीमेल गैमेट बोलो, फीमेल सेल बोलो, एग बोलो, ओव्यूल ओव्यूल बोलो। ये जो है इसको मेल गैमेट। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं, और मेल गैमेट, और इसको हम मेल सेल भी बोल सकते हैं। तो जब मेल गैमेट या मेल सेल फीमेल गैमेट से, फीमेल सेल से मिल जाता है तो वो बनता है जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोनों के मिलने की प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। वापस समझा देती हूँ फर्टिलाइजेशन में, यहाँ वापस आया। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। जब दो सेल्स आपस में मिलके फ्यूज हो जाते हैं तो वो बनता है जाइगोट। जब दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं या दो सेल आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट्स के फ्यूजन, गैमेट्स के मिलने के बाद जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, जब फीमेल और मेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इनके मिलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। सेक्शन ऑफ एन एप्पल का सेक्शन दिखा रखा है अपन को, और आमंड इसका दिखा रखा है, बादाम का दिखा रखा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉय, फिर जो जाइगोट है वो एम्ब्रॉय में डेवलप होता है। एम्ब्रॉय मतलब होता है जब वो एक तरह से बन रहा होता है, एक तरह से जो चाइल्ड होता है उसको ही बोलते हैं हम एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय का यहाँ से भी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब a baby, an animal or a plant in the early stage of development before birth, जन्म से पहले की आरंभिक अवस्थाओं में शिशु। जन्म से जो पहले होता है वो एम्ब्रॉय होता है, जब वो अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। में शिशु, पशु, पौधा, भ्रूण। भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, कि भ्रूण हत्या मतलब उसको, मतलब उसी में जब वो वूम में थी उसके मदर की, तो उसी में उसको मार दिया। भ्रूण हत्या कर देना मतलब अंदर ही मार देना, मतलब पेट के अंदर ही किसी को मार देना। जन्म से पहले की आरंभिक अवस्थाओं में शिशु, जन्म से पहले वो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया एम्ब्रियो। अब ये अपन कल पढ़ेंगे सौरभ, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे बाकी का। ठीक है। ओके मैम।